everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आपका सोचना होगा मैम ये चैप्टर तो आप पढ़ा चुकी हैं, हमने टॉपिक बाय टॉपिक आपकी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो फट से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आपका अगर ये कहना है तो मैं आपको बता दूं, यस मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड पे मुझे लगा कि मुझे इस चैप्टर का वन शॉट रिविजन वीडियो भी बनाना चाहिए, मतलब पूरे चैप्टर को कंबाइंड एक वीडियो में कवर करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर के पहले देखते हैं रिविजन के लिए, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 3 का वन शॉट रिविजन। अगर आपको इसको यूट्यूब पे सर्च करना है डायरेक्टली तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, एंड उसके बाद लिख दीजिएगा वन शॉट रिविजन वीडियो बाय पायल मैम या फिर मैग्नेट ब्रेन्स, तो वो वीडियो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, या फिर आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में डायरेक्ट कर दूंगी वेबसाइट से कैसे देखा जा सकता है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम इस चैप्टर पे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो हम इसी को ही समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। अब कोई इंसान सोचता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान काला पानी चला जाएगा और वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, है ना? ऐसा नहीं है ना, काला पानी जाके तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा ना, उसको स्टार्ट करना होगा अपना बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पूरी बस्ती है, लोग रह रहे हैं, काम चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसे वो खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हजम करेंगे और आपको पैसे देंगे, जिससे आप अपने रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यही होता है ना नॉर्मली। काला पानी पे तो जाके कोई बिजनेस नहीं बनाता कि भैया चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और काला पानी चल के हम अपना बिजनेस सेट करते हैं। खरीदेगा कौन आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स को फिर? सो बिजनेस यूजुअली एक भरी सोसाइटी के अंदर ही एस्टेब्लिश किया जाता है, बट ऑब्वियस रीजंस है उसके, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब जब बिजनेस किसी सोसाइटी के अंदर बिल्ड किया जाता है तो सोसाइटी के बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते होंगे जो इस बिजनेस को अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब भाई सोसाइटी के अंदर तुमने अगर बिजनेस बनाया है, वहाँ के लोग अगर तुमसे गुस्सा हो गए, वहाँ के लोगों के पास अगर पैसे नहीं बचे, वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए, तो ये सारे फैक्टर्स क्या आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से आप ये समझेंगे कि बिजनेस किन किन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो एक बिजनेस की सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो उसका एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। जैसे मेरा एनवायरनमेंट ये है, वैसे ही एक बिजनेस जहाँ एस्टेब्लिश्ड होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और वही इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीज़ है उसी को हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखना है, समझना है, ठीक है। तो लेट्स मूव to the definition. It says the term business environment means the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of business. अच्छा, I forgot this particular thing. ये सबसे ज़्यादा important है जाननी। क्या है ये बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हर वो चीज़ जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, मतलब इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे बाहर की चीज़ें, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग पे हमारा कितना ही कंट्रोल हो जाता है, कुछ चीज़ों पे हम हल्का फुल्का फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल आपका किसी चीज़ पे नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें जो कि बिजनेस के आउटसाइड हैं, जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वही कहलाया जाता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, अदर फोर्सेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। They say the term business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are
आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस, है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर, बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर, लेकिन उनकी वजह से बिजनेस पे कोई ना कोई फर्क पड़ सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, अब क्या ये बिजनेस के अंदर की बात है? नहीं, ये बिजनेस के बाहर की बात है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ा और वो चीज उसके कंट्रोल के बाहर भी थी। The economic, social, political, technological and other forces which operate outside a business enterprise also form part of business environment. ये बोलते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और बहुत सारी इसके अलावा फोर्सेज होती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड होती हैं लेकिन बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वो सारी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। इस पार्ट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। Second, they write the organization must be aware of external forces and institutions and must be dynamic to adapt itself to the changing and external environment. ये बोलते हैं कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बिजनेस एंटरप्राइज को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है और उनके लिए उससे हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, अब मेरा बिजनेस एंटिटी है, अब मैंने बोला नो मैटर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी चेंज करे, मैं तो कोई चेंजेस नहीं लाऊंगी अपने बिजनेस के अंदर, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? गवर्नमेंट अगले दिन आके बंद करा देगी। गवर्नमेंट बोलेगी भैया मेरी पॉलिसी को तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो अपने अंडर, अपने यहाँ पे अपने मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उनको मान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने दूंगा। तो आपको हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए, आपको उनके साथ अपने आप को बदलना चाहिए। जैसे नोकिया ने एक टाइम पे सोचा था नहीं मैं तो 1100 ही प्रोड्यूस करूंगा, मैं उसके अलावा तो कोई अच्छा फ़ोन बनाऊंगा ही नहीं, टच स्क्रीन आ जाए, स्मार्टफोन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आज नोकिया की हालत क्या है कौन जानता है उसे? आज की डेट में क्या हम नोकिया 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 करते हैं? नहीं करते, हम बस मीम्स में उसका नाम पढ़ते हैं। जब भी हम कुछ फ़ोन फेंकने वाली बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं नोकिया का 1100 फ़ोन के बारे में, और आई गेस आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा नोकिया क्या था, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स एडेप्टेबल नहीं होते तो आप कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाते हो, आप रेस से बाहर हो जाते हो, ठीक है। देन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड फॉर्मुलेट प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को अपने सेट गोल्स रखने चाहिए और अपने प्लान्स और प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करता रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्लान्स वो बना रहा है उसमें वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे क्योंकि चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल अपने प्लान को लेकर स्टिफ हो जाऊँ कि मुझे इस तारीख को ये करना है तो करना ही है और मैं बीमार हो गई उस दिन, वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि इस तारीख को नहीं हुआ तो अगली तारीख को तो हो जाए, थोड़ा बफर जोन रखना चाहिए जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। So that's business environment का introduction. Now let's talk about the features of business environment. बहुत सारे features हैं जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic, uncertainty, complexity, relativity. ये अलग अलग features हैं किसके? business environment के, और एक एक करके हम ये सारे के सारे features को पढ़ने वाले हैं। Let's start with the first one, that is totality of external forces. ये बोलते हैं कि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। इन सब फैक्टर्स को मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट्स इट, हम और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं। It's sum total of all the forces which are outside the control of business. ऐसी हर वो चीज़ जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस के बाहर लाई करती है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। ये बोलते हैं कि भैया कुछ तो ऐसे फोर्सेस होती हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको हर्ट करती हैं या आपके बिजनेस के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके जैसे और सारे बिजनेसेस पे इन्फ्लुएंस डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म्स डायरेक्टली, व्हाइल जनरल फोर्सेस इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिन करो ये आप है,
ये है आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है। आप मतलब ये आपका बिजनेस है और वो है आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस, ठीक है। आप एंड कॉम्पिटिटर। अब आप मुझे बताइए, एक इंसान है जिसने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे। एक इंसान है जिसने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे। अब अगर वो एक दिन डिसाइड करता है, और उसने शेयर्स भी बहुत सारे लिए हुए थे, मतलब ऐसे मानिए 70% शेयर्स उसी के पास थे आपकी कंपनी के, बिंदास ऑनर था ये तुम्हारी कंपनी का, ठीक है। तो इसने 70% शेयर्स तुम्हारी कंपनी के ले रखे थे, और एक दिन इसके घर में हुई इसकी बेटी की शादी, और इसे थी थोड़े से पैसे की ज़रूरत। इसने बोला बेच डालो 70% शेयर्स, मुझे पैसे चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ क्या आपके कॉम्पिटिटर को भी इन्फ्लुएंस करेगी या सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करेगी? एक दिन अचानक से आपके इन्वेस्टर ने, वो भी मेजर इन्वेस्टर ने, 70% होल्ड कर रहा था ये आपकी कंपनी में, उसने डिसाइड किया कि उसको 70% शेयर्स बेचने हैं, एक ही दम बेचने हैं। तो ये चीज आपको इन्फ्लुएंस करेगी या आपके कॉम्पिटिटर को करेगी? दिस विल इन्फ्लुएंस यू बैडली। तो ये है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कंपनी को, तुम्हारे बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट किया, ठीक है। तो 70% शेयर्स अगर शेयर होल्डर सोचता है बेचने की, इन्वेस्टर हो गया, तुम्हारा कस्टमर हो गया, तुम्हारा रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया, ये सब तुमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तुमसे स्पेसिफिकली अटैच्ड है। तो अगर ये कभी कुछ चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, तो ये चीज़ तुम्हें स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस करेगी इंस्टेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करें। लेकिन गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है उस बिजनेस उससे रिलेटेड, बिजनेस चीज से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं। आप और आपका कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली सेम काम कर रहे होंगे ना, राइट। तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज लाई है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अब ये चीज आपको भी इन्फ्लुएंस करेगी, आपके कॉम्पिटिटर को भी इन्फ्लुएंस करेगी। रीजन बीइंग वो भी तो सेम काम कर रहा है। तो ऐसा फैक्टर जो होगा वो कहलाया जाएगा जनरल फैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फैक्टर जो आपको और आपके कॉम्पिटिटर सबको इन्फ्लुएंस करे। तो स्पेसिफिक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट करती है, वेयरएज जनरल फैक्टर आपको एज वेल एज आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स दोनों को मिला के बना हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, बिजनेस फैक्टर्स दो, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों को मिला के बना हुआ है। और स्पेसिफिक में इन्होंने इन्वेस्टर्स का नाम लिखा है, कॉम्पिटिटर्स का नाम लिखा है, कस्टमर्स का नाम लिखा है, वेयरएज जनरल फैक्टर्स में इन्होंने लिखा है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। अब ये कैसे समझे? इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वही ले लेते हैं हम। आपने देखा, वैसे शायद ये एग्जाम्पल आपने पहले भी सुना होगा बट रेलेवेंट है तो ठीक है, एक और बार सुन लो। आपने देखा कोविड आया, ठीक है, कोविड आया, पता नहीं बहुत हार्म पहुंचा के गया हमारी पूरी मतलब हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, राइट। अब कोविड के बाद जो चीज़ लोगों ने रियलाइज़ की वो क्या थी कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम अनहेल्दी खाते हैं, वी डोंट लाइक थिंक अबाउट आवर बॉडी, जितने भी, मतलब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो आई नो अ फ्यू पीपल जो दे वर बल्की एंड बिकॉज ऑफ दैट बल्कीनेस दे सर्व्ड, मतलब दे सफर्ड एक्चुअली कोविड वाली चीज़, ठीक है। मैनी ऑफ देम डाइड because they were not able to take oxygen properly because of their bulkiness। तो कहीं ना मोटापे की वजह से, मतलब वो नॉर्मल अगर हेल्थ वाइज सही होते ना तो वो बच जाते, लेकिन मोटापे की वजह से वो नहीं बच पाए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आप देखिए कोविड ने हेल्थ फैक्टर को कितना इम्पॉर्टेंट बना दिया। सब लोगों को रियलाइज़ हो गया, जो पहले अपनी तरफ ध्यान नहीं देते थे, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, उनको एकदम रियलाइज़ हुआ नहीं यार, अगर हमें ज़िंदा रहना है, अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कोविड आया, फर्स्ट फैक्टर, कोविड ने आपको हेल्थ के टूवर्ड्स अवेयर बनाया। सेकेंड फैक्टर,
और तीसरा देखो, अब हेल्थ के टूवर्ड्स आप अवेयर बने हैं तो आप अच्छा खाना खाते हैं, आप ऑयल फ्री फूड खाते हैं, आप लेस शुगर कंज्यूम करते हैं, आप वाइट शुगर को काइंड ऑफ थोड़ा सा रेसिस्ट करते हैं लेने में. क्यों? यू बिकेम मोर हेल्थ कॉन्शियस. सो कोविड वॉज वन फैक्टर विच केम. ठीक है, एक फैक्टर हो गया आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए. दूसरा फैक्टर हो गया, लोग हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा वो देने लग गए, तवज्जो देने लग गए, और हेल्थ की वजह से उन्होंने ऑयल फ्री खाना छोड़ दिया, ऑयल फ्री खाना शुरू कर दिया, सॉरी, एंड शुगर लेवल कम इनटेक हो गया उनका. ठीक है, तो एक फैक्टर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा फैक्टर तीसरे से जुड़ा है. ये है इंटर रिलेटेडनेस. ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक से दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालती है, दूसरे पे तीसरे पे इन्फ्लुएंस डालती है, तीसरे से चौथे पे इन्फ्लुएंस डालती है. तो देयर इज इंटर रिलेटेडनेस between different factors. Different elements or parts of business environment are closely interrelated. For example, increased awareness for health care has raised the demand for healthy oil free food and healthy lifestyle. जैसे कि हेल्थ केयर के टूवर्ड्स अगर आप अवेयर हैं तो आप ऑब्वियसली हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं. तो एक से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरे से तीसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये होती है इंटर रिलेटेडनेस. मतलब फैक्टर्स में भी आपस में इंटर रिलेटेडनेस रहती है. देन है डायनामिक. ये क्या बोलते हैं? डायनामिक बोलता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहता कि भैया आज भी ऐसा है, 10 साल बाद भी वैसा रहेगा, 20 साल बाद भी वैसा रहेगा, 50 साल बाद भी ऐसा रहेगा. कभी देखा है ऐसा होते हुए? नहीं. आपने हमेशा सुना होगा अपने मम्मी पापा को बोलते हुए, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो वैसा होता था. अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं मेरे जैसे एज के, तो वो भी बोलते होंगे कि हमारे स्कूल टाइम पे तो ऐसा हुआ करता था. और एक आप हैं जो अब बोलते हैं कि हमारे स्कूल टाइम में ऐसा होता है, राइट? तो ये क्या है? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें अलग थी, मेरे टाइम पे चीज़ें अलग थी, आपके टाइम पे चीज़ें अलग हैं. मैं बहुत ज़्यादा दूर वाली नहीं हूँ वैसे, ठीक है, होगा 1 साल का गैप होगा अपने बीच में, 8-10 साल का, नहीं ज़्यादा बोल दिया. एनीवेज जितना भी है, तो ये क्या है, मतलब चीज़ें पहले डिफरेंट थी, फिर डिफरेंट हुई, फिर डिफरेंट हुई, आगे और डिफरेंट होंगी. तो मतलब चीज़ें बदल रही हैं ना, सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी के साथ सारी चीज़ें बदल रही हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता, स्टैग्नेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है. So they say business environment is dynamic in which it keeps on changing with the change in technology, shift in consumer preferences, etc. Business environment dynamic है और वो change होता रहता है changing technology के साथ या फिर customer preferences के साथ. फिर है uncertainty. क्या मैं बता सकती हूँ कल मेरे साथ ऐसा होने वाला है? हाँ, कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं कि कल मैं अपने लिए नई गाड़ी खरीदूंगी, कल मैं अपने लिए ये करूँगी, वो करूँगी, बट कैन आई बी 100% श्योर अबाउट दैट थिंग? मैं गाड़ी खरीदने गई लेकिन पता चला वो मॉडल था ही नहीं, मैं गाड़ी खरीदने गई पता चला वो कलर था ही नहीं, या फिर मैं कुछ फॉर से न्यू आउटफिट खरीदने गई, मुझे शॉप पे कुछ पसंद ही नहीं आया. मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे कल नया आउटफिट चाहिए, लेकिन क्या उसकी सर्टेनिटी बढ़ गई थी 100% कि भैया हाँ मुझे तो वो चीज़ मिल ही जाएगी? नहीं ना. तो आपका फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है. सेम गोज फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एक तो बदलता रहता है और दूसरा अनसर्टेन होता है. यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट कि वैसा ही चलेगा जैसा हमने सोचा हुआ है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स सच एज फ्रीक्वेंट एनवायरमेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री. सो ये हो गया हमारा अनसर्टेनिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th फीचर दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी. ये क्या बोलता है ये भी समझ लेते हैं हम. कॉम्प्लेक्सिटी में बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विच इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी. Since the business environment consists of various interrelated and dynamic forces, it is difficult to understand the constants of a given environment.
ये बोलते हैं कि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक फैक्टर से मिलके बना है, बहुत सारे फैक्टर से मिलके बना है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि वो भी इंटर रिलेटेड होते हैं, समटाइम्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इतने सारे फैक्टर्स, ऊपर से इंटर रिलेटेडनेस, क्या ये सिंपल चीज़ होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी जिसे समझना बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। इसलिए कभी भी आप ना 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है। आप सिर्फ थोड़ा सा फोरसी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रिवेलिंग, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। बट फिर भी आपको अपनी प्लानिंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग, आपने जो सोचा है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। लाइफ में कैसा होता है, क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है? कई बार हम एग्जाम लिख के आते हैं, हमें लगता है यार ये एग्जाम तो अपना बहुत बढ़िया गया है, इसमें तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कई बार हमारा एग्जाम होता है जिसमें हमें लगता है यार ये एग्जाम तो मेरा बहुत ही बेकार गया, इसमें तो मेरे बहुत कम मार्क्स आएंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं जिसमें आप सोच रहे होते थे बुरे मिलने वाले, और जिसमें आप सोच रहे होते थे अच्छे मिलने वाले, उसमें आपको बुरे मिल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट भी हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। भगवान जी चलाएंगे उसको जैसे चलाना चाहते हैं, ठीक है। बट ये लाइन लिख के मत आना पेपर में कि भगवान जी चलाएंगे, ठीक है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड एंड इवन टू मेक प्लानिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। ये क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। देखिए, हर एक जो कंट्री है वहाँ पे अलग सिनेरियो होता है, हर एक जगह जो होती है वहाँ पे एक अलग सिनेरियो होता है। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस खुला है, फॉर से मैं बोलती हूँ युगांडा में, और सेम बिजनेस हमने इंडिया में खोला है, क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस सेम वे में चलेगी? दोनों को सेम वे में वर्क करना पड़ेगा? नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग बनाती है, युगांडा की गवर्नमेंट अलग पॉलिसीज बनाती होंगी, इंडिया में अलग लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, वहाँ पे अलग होंगे। तो इट्स अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब जहाँ पे होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। आप एक एनवायरनमेंट को स्टडी करके यू कांट बी श्योर कि अब मुझे दीन दुनिया का पता चल गया, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। नहीं, आपको हर एक एरिया की बिजनेस एनवायरनमेंट को अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ के फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है। चलिए, तो हमारे फीचर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। कितने फीचर्स थे हमारे? ये 3, 3, 6, 7 फीचर्स थे। ये सारे हमने पढ़ लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लो, ठीक है। बहुत सिंपल फीचर्स थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, and that's the importance of business environment. Importance of business environment, ये बोलते हैं कि हर एक इंसान जब अपना बिजनेस खोलने के बारे में सोचता है तो उसे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैं। मान लीजिए एक इंसान था, ठीक है, उसे पता चला कि उसके कोई एंसेस्टर थे हु डाइड एंड उन्होंने विल में इसके नाम पे एक प्रॉपर्टी छोड़ी है, ठीक है। और ये अभी क्या है, कॉलेज स्टूडेंट है, मतलब यंगस्टर्स जो होते हैं जिनको कैफ़े खोलने का, क्लब खोलने का, लाउंज खोलने का बड़ा शौक होता है। तो उसको जैसे पता लगा कि इसको फ्री की प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब वो उसके नाम पे छोड़ के गए हैं, ही गॉट वेरी एक्साइटेड। उसको लगा कि चलो भाई, अब तो उस प्रॉपर्टी पे मैं अपना मस्त कैफ़े खोलूँगा और अपने सारे दोस्तों को बुला के मस्त सी ट्रीट दूंगा। इसने बिना उस प्रॉपर्टी को देखे वहाँ पे कैफ़े वाला काम शुरू करवा दिया, बिकॉज इसके इधर एग्जाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने सामान भिजवाना वगैरह और अपने एक दोस्त को भिजवा दिया कि तू देखता रहियो, ओवरसी करता रहियो, सही से कैफ़े बन रहा है। कैफ़े बनवा दिया मस्त 20-1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा के, ठीक है। 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए इस बंदे ने, बिना वहाँ पे जाके एक बार देखे हुए कि कहाँ ये कैफ़े बन रहा है। अब जब कैफ़े पूरा बन गया और इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो इसने चलो देखते हैं क्या हाल चल रहा है। गया, ये कैफ़े का काम पूरा बना हुआ पड़ा था। कैफ़े के जस्ट सामने इसकी गाड़ी रुकी, ये उतरा, इसने सीधा कैफ़े देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वाज लाइक यार वाओ यार, क्या बनाया है यार, मैंने क्या बनाया है, ठीक है। उसके बाद इसकी नज़र पड़ी इधर से इधर तक, देयर वाज नो वन, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई लोग नहीं, रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा वो था एरिया जहाँ पे इसका कैफ़े बन गया। और इसका दोस्त और बड़ा इडियट था जो गया था सामान लेके, और उसने बताया नहीं कि देख ये तो रेगिस्तान में है। अब आप मुझे बताओ, रेगिस्तान के वो भी कोर एरिया में,
और भी गंदा हम फील करा देते हैं इसको, ठीक है। तो रेगिस्तान के सबसे कोर एरिया में इसने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, जहाँ पे पानी नहीं मिलता है। इसको कैफे में कॉफी भी बनानी होगी तो पानी, पता नहीं वैसे कॉफी में पानी डलता है, नहीं डलता, चाय भी बनानी होगी तो पानी लेने के लिए पता नहीं कितने दूर मील जाना पड़ेगा उसे। यहाँ इसने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है। और सोचो कॉलेज स्टूडेंट था तो 20 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए होंगे, इसने कैसे कैसे जुगाड़ बिठाई होंगे। कितना गलत हो गया इसके साथ, हो गया ना। तो इसलिए बोलते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले एक बार देखो, समझो, सोचो और उसके बाद अपनी प्लानिंग करो। सो इट सेज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग क्यों जरूरी होती है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। थर्ड है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक करके पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो लोगों को क्या पसंद है, लोगों को पसंद है फोन्स में, चलो स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। स्मार्टफोन्स में लोगों को क्या पसंद है, कैमरा क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम जल्दी खराब या हैंग ना हो, यही हम चाहते हैं। एप्पल ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, उसने देखा लोगों को मैक्सिमम टाइम ना फ़ोन चाहिए इसलिए कि उनको फ़ोटो खींचनी है। आजकल तो लोगों ने फ़ोन से व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, मेरे जैसे लोग उसमें आ जाते हैं वैसे। तो मतलब हमें कैमरे से मतलब है, हमें फ़ोन से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बात तो वो 1100 रुपये वाले फ़ोन पे भी हो सकती है। तो क्यों 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए स्पेंड करने हैं, क्यों लोग अपना इतना पैसा फ़ोन्स पे वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको अलग फीचर्स चाहिए होते हैं। तो कैमरा मेन हो गया। एप्पल को पता चल गया है भैया लोगों को कैमरा बड़ा पसंद है, स्पेशली इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको तो हर एक चीज़ ऑनलाइन अपलोड करनी होती है फ़ोटो खींच के, ठीक है। सेकेंड वाटरप्रूफ, मतलब अगर हम बारिश में भी लेके निकल रहे हैं तो भी वहाँ पे मतलब ख़राब होने की टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन उनके, मतलब इंडिया का तो ये आदत ही है, इंडिया में तो आई गेस हर एक घर में जिसमें एक बच्चा होगा एक फ़ोन तो पक्का ख़राब हुआ होगा, पक्का सा पक्का। हमारे घर में बच्चा नहीं है, लेकिन जब भी मेरे कोई रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं मेरी मॉम का फ़ोन लेके खेलते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ख़राब करके ही जाते हैं, ठीक है। या फिर मतलब और तीसरी चीज़ क्या थी, फीचर्स होने चाहिए बहुत अलग अलग, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए, परमानेंसी मतलब सही चलता रहे ओवर द टाइम। ये 3 चीज़ें एप्पल ने जब भी पता लगाई स्मार्टफोन्स के बारे में, उसने ये 3 चीज़ें देना डिलीवर कर दी लोगों को, और लोगों ने धड़ाधड़ उसके फ़ोन खरीदे। आज आप देख लो कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे एक एप्पल का फ़ोन ना हो, मतलब 50% आई एम सेइंग 50% घर ऐसे होंगे जहाँ पे एप्पल्स के फ़ोन होंगे। कोई ना कोई जुगाड़ बिठा के हर कोई ले ही रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी है। अगर लोग पैसा डाल रहे हैं तो उतना मिल भी रहा है। और ये एप्पल को कब पता चला था, क्यों उसने ऐसी सब चीज़ें देना शुरू करी, जब उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया। तो अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को चाहिए क्या, और उसके बाद आप अगर वही चीज़ लोगों को दे दो तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब दूसरों के आगे आपको क्यों प्रेफरेंस मिले, क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से रिसर्च करी है। It says environment provide various opportunities for business success. Understanding it helps an organization in identifying advantages, opportunities and exploiting benefits prior to competitors. Competitors के comparison में क्यों आज सिर्फ एप्पल का नाम लिया जाता है और कोई भी competitor उसके लेवल पे नहीं आ पा रहा है। सैमसंग की भी बात करो, सैमसंग के फ़ोन भी उतने नहीं बिक रहे हैं। एक टाइम आया था सैमसंग के लिए, सुपर पावर बन गई थी वो, उसके फ़ोन धड़ाधड़ बिकते थे, लेकिन अब वो फेस चला गया है। बट एप्पल का जब से वो आया है मार्केट में आज तक कभी भी फेस गया नहीं है। पहले कम लोग अफोर्ड कर सकते थे, आज ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो सेल्स उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है, लेकिन फेस कभी नहीं गया उसका, कभी निराश नहीं हुआ है कोई भी इंसान एप्पल का प्रोडक्ट खरीद के। Second, it helps the firm to identify threats and early warning signals. अब देखो, मेरे को समझ में आया
ठीक है, कोविड के बाद लोग थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं। मैं अपने बिजनेस की रिसर्च कर रही थी, मुझे खाने पीने का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग आजकल बहुत हेल्दी हो रहे हैं आफ्टर कोविड। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनिक फूड एंड एट द सेम टाइम ऑयल फ्री फूड की कॉन्सेप्ट लाई। मैंने बोला मेरे रेस्टोरेंट में जो मिलेगा सब आपको बहुत हेल्दी मिलेगा और टेस्टी भी मिलेगा एट द सेम टाइम। हेल्थ प्लस टेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत सही है, सबको यही चाहिए आज की डेट में। ऐसे सिनेरियो में मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया, उसके बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खुल रही थी या जो थ्रेट्स मेरे लिए आ रही थी, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऑलरेडी मिठाइयों का बिजनेस चला रही होती और मैं भयंकर वो डालती थी उसमें घी और शक्कर और चीनी और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अब मुझे पता चला लोग मिठाई उतनी ज़्यादा प्रेफर ही नहीं कर रहे। ये मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके। तो मैंने फट से वो बिज़नेस ख़त्म किया और ये रेस्टोरेंट वाले बिजनेस पे आई। तो मैंने अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया। एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करने से मुझे पता लगा मेरे लिए कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं, और थ्रेट्स को जैसे ही मैंने स्टडी किया कैसे मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया और फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ की वजह से। तो इट सेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। For example, Bajaj Auto made considerable improvements in two-wheelers when other companies entered the auto industry. जब बाकी इंडस्ट्रीज ऑटो इंडस्ट्री में एंटर ले रही थी तब बजाज ऑटो ने बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट्स करी, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स में आज उसका बहुत काम चलता है, ठीक है। तो आपको सारी थ्रेट्स, आपको सारी वार्निंग्स पहले ही मिल जाती हैं अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, तो अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से देखें तो। चलिए, थर्ड, it helps in tapping useful resources. Business environment is a source of various resources such as man, machine, money, raw material, power, etc. to a business firm. By understanding the business environment, an enterprise can design policies to acquire the required resources and convert them into output that the environmental desires. ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखो तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ से फिजिबल रेट्स में, फिजिबल तरीके से रिसोर्सेज मिल सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस बिना रिसोर्सेज के नहीं चलता, और ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी सोसाइटी से मिलते हैं, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर सोसाइटी में अगर एक जगह से हमने स्टडी किया, एक जगह से हमें रॉ मटेरियल महंगे मिल रहे हैं, दूसरी जगह से हमें सस्ते मिल रहे हैं, व्हाट वी विल प्रेफर? द सस्ता वन, राइट, विद अच्छी क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे रिसर्च करना पड़ा ना, मुझे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पर नज़र रखनी पड़ी ना, मुझे देखना पड़ा ना कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से रिसोर्सेज मैं अपने ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल बना सकती हूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकती हूँ। तो अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ होने के कारण मैंने सही रेट्स पे, सही तरीके से, सही टाइम पे रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए, और अगर यही चीज़ मैंने नहीं की होती तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज सारे मेरे हाथ से निकल चुके होते। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप समझ रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज न्यूज़ में पढ़ा कि कैबिनेट में एक मीटिंग हुई है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई है आज की डेट में जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, ठीक है, ये मेरी क्या थी? गवर्नमेंटल न्यूज़, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ थी, पॉलिसीज से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि कल शायद कोई पॉलिसी आ सकती है या कोई ऐसा चेंज आ सकता है जो मेरी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा, राइट। तो मैं आज से ही उसके लिए क्या प्लानिंग करना शुरू नहीं करूँगी? क्या मैं आज से ही नहीं सोचूंगी कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से वो करके रखती हूँ ताकि चीज़ें हो जाएं, राइट? सोचूंगी ना। सो बेसिकली मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखी। नज़र रखने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी चेंजेस आने वाले थे मैंने उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाया? डायनामिक बनाया, बदलते वक्त के साथ बदलाव लाने की कोशिश की। अगर मैं नज़र ही नहीं रखती, मैं पढ़ती नहीं ऐसी न्यूज़ के एक से कुछ आ रहा है, उसके बाद बहुत टाइम बाद मुझे पता लगता कि ऐसा कुछ आया, मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता। मैंने अपने सारे डिसीजन पहले वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग लेके रखे हुए थे। तो वही है, सही समय पे आप सही नज़र रखो एनवायरनमेंट पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, बहुत सारे चेंजेस से आप आराम से कोप अप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये क्या बोलता है? देख,
ओके कैसे प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, क्योंकि देखो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब प्लानिंग करते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। तो अगर मान लो फ्यूचर के बारे में तुम सोच रहे हो तो थोड़ा सा तो तुम फ्यूचर को फोर्स ही करोगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि भैया मेरे को लग रहा है आज जो हुआ कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। नहीं, आपको थोड़ा सा, आप जब भी प्लानिंग, अगर आपने प्लानिंग चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अभी, अब आप पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको समझ में आएगा प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर, ठीक है। और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको थोड़ा सा पीप करना पड़ता है फ्यूचर में, तभी आपको पता चलता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे, तो हो सकता है तुम्हारी प्लानिंग एप्ट बैठे। मैं नहीं बोल रही 100% सेम होगी, लेकिन 90-80% तक सेम हो सकती है, क्योंकि आपने प्लानिंग सोच समझ के करी है, फ्यूचर को देखते हुए करी है। Then है it helps in improving performance. The enterprise that continuously monitor the business and adapt to suitable business practices are the ones which not only improve their performance but also continue to succeed in the market for a long period. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने अराउंड पे ध्यान रखती हैं, अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान रखती हैं, नज़र रखती हैं, हमेशा सोच विचार करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी हर एक चीज़ को फिक्स करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। हो गए हमारे ये पॉइंट्स। अगर मैंने आपको ना अभी तक ना स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ। ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स, फीचर्स के इनिशियल 3 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट, एंड देन इसके बाद आया था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। पहले तो इसका फ्लो चार्ट का वो ले लो फोटो, देन दीज 2, एंड द लास्ट 2, ठीक है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट। अब आता है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। इस पोर्शन से एमसीक्यू, केस स्टडी, हर नेचर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली से, आराम से समझ के पढ़ना है। और बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे ना, इकोनॉमिक के, सोशल के, टेक्नोलॉजिकल के, पॉलिटिकल के, लीगल के, उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से दिमाग में बिठाना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम्पल से पिक किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, लीगल में अगर एक्ट लिखा होता है, लॉ लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो इसका मतलब होता है वो इस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में मतलब किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है, वाईफाई, इंटरनेट, ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो वो इससे रिलेट करेगा। सोसाइटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो सोशल लिखा होगा, पैसों के बारे में होगा तो इकोनॉमिक होगा, पॉलिसीज़ के बारे में होगा, गवर्नमेंट के बारे में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में होगा तो वो पॉलिटिकल कहलाया जाएगा। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो डायमेंशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक्स आप 9th से पढ़ते हुए आए हैं, 10th में भी पढ़ी है, 11th में पढ़ी है और अब 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ आपने कीवर्ड्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे सीखी होंगी। अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें वही सब कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुई हैं, तो मतलब वो इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। लाइक इसमें हो सकता है आपकी इकोनॉमी के बारे में बात की हो, डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ों के बारे में बात की हो, करेंसी के बारे में बात की हो, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात की हो। तो ये सारे डायमेंशंस कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कहाँ अट्रैक्ट करते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, राइट। अब आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ इससे रिलेटेड। ऐसे मानिए कि आपका एक बिजनेस था, ठीक है। अब क्योंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो आपका बिजनेस होना तो बनता है। चलो, 12th क्लास में मैंने आपका बिजनेस खुलवा दिया है और आपका जो बिजनेस है वो है कुछ एक्सपेंसिव चीज़ बनाने का, ठीक है। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ आप बनाया करते थे एंड इंडीड वो चलती भी थी मार्केट में, बहुत लोग खरीदते थे उसे। आपको कभी भी ऐसा नहीं फेस करना पड़ा कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड यूज्ड टू बी इक्वल टू या फिर मोर देन सप्लाई। तो आपका बिजनेस है, आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें बनाते थे एंड पीपल यूज टू बाय दोज थिंग्स, ठीक है, बहुत आराम से, कोई बिल्कुल गुस्से नहीं।
फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली हम सबकी लाइफ में एक भयानक चीज हुई जिसको हम बोलते हैं क्या, कोविड। हम सब जानते हैं कोविड में सबके साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, सेविंग्स ख़त्म हो गई, खाने के लिए कुछ था नहीं, गवर्नमेंट से जो मदद मिल रही थी वो सफिशेंट नहीं थी, पीपल वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमास, पीपल वर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, सम पीपल कमिटेड सुसाइड, बहुत सारी चीज़ें हुई, राइट। ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कोविड हम सब ने इकट्ठे मिलकर फेस किया है, राइट। सो कोविड आया। अब कोविड में जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सबके बिजनेसेस ठप पड़े हुए हैं। नाउ विल दे बी एबल टू बाय दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसिव थिंग दैट यू वर प्रोड्यूसिंग? आंसर इज नो, क्योंकि भैया अब पैसे नहीं हैं, पैसे हैं भी तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। ऐसा नहीं था कोविड में सबके पास पैसे खत्म हो गए थे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा बचा भी हुआ था, बट उनकी प्रायोरिटीज बदल गई थी। उन्हें समझ में आ गया था किस चीज़ पे हमें स्पेंड करना चाहिए और किस चीज़ पे हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए। कोविड ने हमें समझाया कि हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड पहले होनी चाहिए और उसके बाद ये सब चीज़ें आती है। जैसे मिंत्रा, वर यू डूइंग शॉपिंग ऑन मिंत्रा? मिंत्रा ने बीच में ऑफर्स भी दिए थे कि भैया खरीदो हम डिलीवर करेंगे, कुछ भी करके डिलीवर करेंगे। कोई खरीद रहा था उसमें से? मैंने खुद ने नहीं खरीदे यार, जबकि मैं मिंत्रा के बिना रह नहीं पाती हूँ। एक महीने में मेरे घर में 2 प्रोडक्ट ना आए जब तक मुझे सांस नहीं आती, लेकिन आई लेफ्ट यूजिंग मिंत्रा। उसके बाद तो मैंने बहुत कम चलाया है वो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी प्रायोरिटी समझ में आ गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास 1000 वॉचेस भी होंगी, अगर मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं वो वॉच को दिखाऊंगी किसको? मतलब ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी फोटो खींच के डाल दिया कि सी माई कलेक्शन, बट डिड आई गेट द सेटिस्फैक्शन जो मुझे बाहर उसे पहन के जाने में मिलती? 4 लोग मेरी वॉच की तारीफ करते तब मुझे मिलती? नहीं हुआ ना। तो प्रायोरिटी समझ में आ गई लोगों को, तो आपका ये जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था ये खरीदना बंद हो गया। Now you are understanding how the external environment is influencing your business. क्या आपका इस चीज़ पे कंट्रोल है? क्या आप कोविड को रोक पाए? क्या आप कोविड को रोक सकते थे? क्या आप लोगों की मेंटालिटी, लोगों का सोचना, लोगों की प्रायोरिटी चेंज होना सोच सकते थे या बदल कर सकते थे? सोच तो सकते थे, बदल सकते थे? नहीं बदल सकते थे। सो यहाँ पे इकोनॉमिक चेंज आया है, लोगों की इनकम खत्म हुई है। इनकम किससे रिलेट करती है? इनकम हमारी रिलेट करती है इकोनॉमिक्स से। सो यहाँ पे आपके बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से पड़ रहा है। सो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, फ़र्क डालते हैं उसके ऊपर, लेकिन उनके भी अपने अलग अलग बाइफिकेशन होते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट होगी तो वो आपके इकोनॉमिक डायमेंशन में आएगी। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। मैं इसके मतलब जो भी लिखा हुआ पोर्शन है वो आपको बाद में पढ़ाऊंगी, फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। सोशल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, 3 फेस्टिवल के नाम लिख रही हूँ मैं, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। खुद से सोच के मुझे बताओ एक बार, दिवाली पे किस चीज़ की सेल बढ़ जाती है और ईद पे किस चीज़ की सेल बढ़ती है, क्रिसमस पे किस चीज़ की सेल बढ़ती है? बढ़ती तो है ना, इतना तो पता है ना। दिवाली पे मिठाई, आजकल जो लोग हैं वो हैम्पर्स लेते हैं, जो थोड़े महंगे वाले लोग होते हैं ना वो आजकल हैम्पर्स लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मिठाई के अलावा तो हैम्पर्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स बहुत कम लोग देते हैं लेकिन देते हैं। न्यू क्लोथ्स, क्रैकर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट क्रैकर्स। तो दिवाली पे न्यू क्लोथ्स, मिठाई, क्रैकर्स, हैम्पर्स, ड्राई फ्रूट्स, इनकी डिमांड बढ़ जाती है और लोग इसे भर भर के खरीदते हैं। ईद पे बकरा, इफ इट्स अ बकरा ईद। मिठाई, अगेन मिठाई मुझे नहीं याद है कौन सी वाली होती है,
पर एक वो सेवैयाँ, ठीक है। न्यू क्लोथ्स, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री की डिमांड बढ़ जाती है। पूरा साल ऐसे ही पड़े रहते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन क्रिसमस के टाइम पे बड़ी सेल होती है इनकी। न्यू क्लोथ्स, फैंसी फूड, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, राइट। अगेन गिफ्टिंग आइटम्स। सो आप देख रहे हैं हाउ लोगों के द्वारा बनाए गए फेस्टिवल्स पे अलग अलग बिजनेसेस को फ्लरिश करने का मौका मिलता है। आज ही एक मैं मूवी देख रही थी, पोखरन टेस्ट हुआ था जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपन ने, उस पर पूरी मूवी बनी हुई है, जॉन अब्राहम है उसमें। अब उसमें क्या हुआ, उसमें अभी मेरे भाई साहब, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो भी बैंक ऑडिट करके आए हैं। तो ही वाज टेलिंग में कि जिस विलेज में वो गए थे वहाँ पे मैक्सिमम लोग आर इनटू एग्रीकल्चर, ठीक है, और क्या तो नोट छापते हैं वो। तो ही वॉज शेयरिंग द सेम थिंग जो पोखरन में दिखाया गया। पोखरन में ये दिखाया गया कि प्याज के दाम एकदम ऊंचाइयाँ छू रहे थे जब पोखरन टेस्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे खरीदे गए थे बहुत सारे प्याज, पूरे इंडिया से प्याज मंगवा के वहाँ पे टेस्ट में इस्तेमाल हुए थे। तो प्राइजेस इतने राइज हो गए थे क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, राइट। तो डिमांड बढ़ी किसी चीज़ की, उसकी वजह से प्राइजेस एकदम राइज हुए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। फ़ायदा किसको हुआ? फार्मर्स को, मिडल मैन इन्वॉल्व को हुआ ना। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइजेस डिमांड बढ़ती है तो उसके प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ा के कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है। सेम थिंग हैपन्स हियर। दिवाली पे न्यू क्लोथ्स की डिमांड बढ़ती है, लोग प्राइजेस बढ़ा देते हैं। क्रैकर्स पूरे साल ऐसे धूल खाते रहते हैं, लेकिन दिवाली पे बड़े अच्छे दामों पे बिकते हैं। हैम्पर्स की बात करें या ड्राई फ्रूट्स की बात करें, इवन फॉर दैट मैटर हम अगर रक्षाबंधन पे धागे की बात करें या फिर व्हाट वी कॉल इट, क्या बांधते हैं अपन भाइयों को कलाई पे, राखी की बात करें, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हमें 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएंगी। लेकिन जब वो आती है राखी का फंक्शन, मतलब ओकेजन आता है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कितनी महंगी बिकती हैं। छोटी छोटी ब्रेसलेट टाइप्स, वो भी 100, 200, 150, 250, 1000, पता नहीं कितने के बिकते हैं, राइट। सो वही चीज़ है कि जैसे जैसे ओकेजन आता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और उस टाइम पे उन बिजनेसेस के लिए बेस्ट टाइम होता है उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उससे फ़ायदा लेने का। ये वाला जो सेक्शन है जो बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये वाला सेक्शन कौन सा कहलाया जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज सोशल डायमेंशन। क्यों सोशल? क्योंकि ये सोसाइटी से लिंक्ड है, क्योंकि ये लोगों से लिंक्ड है। दिवाली कौन मनाते हैं? लोग मनाते हैं। ईद कौन मनाता है? लोग मनाते हैं। क्रिसमस कौन मनाता है? लोग मनाते हैं। सोसाइटी ने ये पर्टिकुलर चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल थिंग, बिकॉज ऑफ द पीपल, देन दैट पर्टिकुलर थिंग कम्स अंडर सोशल डायमेंशन। तो हमेशा सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, क्वेश्चन में देख लेना, जो भी लोगों से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी? सोशल डायमेंशन में आएंगी। अंडरस्टूड? आ गया ये वाला सेक्शन समझ? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इसको समझिए। जब मैं बच्ची थी, ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी, तो लाइक मेरी फैमिली ऑल्सो बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स, लाइक फार्मिंग फैमिली है, ठीक है। तो माई डैड वॉज अ फार्मर। तो हमारे ना मंडियों में जाना बहुत ज़्यादा होता था। मंडी समझते हैं आप? जहाँ पे हम लोग अपना अनाज बेच के आते हैं और वो लोग आगे बेचते हैं, ठीक है। तो यूँ मंडियों में जाना बहुत रहता था हमारा। वहाँ पे जब हम जाते थे तो हम वहाँ पे बही खाता देखते थे, ठीक है। बही खाता माइट भी आपने नहीं सुना होगा। रेड कलर की ऐसी एक बुक होती है, इस तरीके से खुलती है, ठीक है, और लाल कलर की रहती है वो। इसमें पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है। इसे बोला जाता था बही खाता। अब तो पता नहीं कौन ही यूज़ करता होगा इसको, लेकिन दैट टाइम मुंशी लोग जो भी होते थे, मिडिल मैन होते थे, बेसिकली मुंशी या अकाउंटेंट्स बोल सकते हैं, वो लोग बही खाते पे पूरा हिसाब लिखा करते थे। बचपन में मैंने करते हुए देखा है उन लोगों को ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब भी आई यूज़ टू गो विद माई पेरेंट्स लाइक टू सेल द अनाज, तो आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग। उसके बाद आए कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स आए, लेकिन कौन से वाले कंप्यूटर्स आए? ऐसे बड़े बड़े डब्बा टाइप्स दिखने वाले कंप्यूटर्स आए। हमारे घर में था एक कंप्यूटर,
इतनी बड़ी टेबल थी, उस पूरे टेबल पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का सामान रखा जाता था। इधर मॉनिटर पड़ा है तो इधर CPU पड़ा होगा, इधर UPS पड़ा होगा, माउस पड़ा होगा, ये पड़ा होगा, वो पड़ा होगा, 100 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे एक ही चीज़ से रिलेटेड, तो पूरा टेबल कवर कर लेते थे वो। फिर कंप्यूटर्स थोड़े से कॉम्पैक्ट आने लगे, ऑल इन वन डेस्कटॉप बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। फिर आने लगे मोबाइल कंप्यूटर्स जिनको हम बोलते हैं लैपटॉप्स, कि इनको कहीं पे भी उठा के हम ले जा सकते हैं। फिर आने लगे टैब्स, कि लो मज़ा लो, लैपटॉप और मोबाइल दोनों का मज़ा लो मिक्सचर में। ये क्या हो रहा है, बही खाता से मतलब फिजिकल कॉपी से हम शिफ्ट किए बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे, उससे हमने शिफ्ट किया ऑल इन वन डेस्कटॉप से, उससे हमने शिफ्ट किया लैपटॉप पे, उससे हमने शिफ्ट किया टैब्स पे। अब ये जितनी भी शिफ्टिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इनोवेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन, राइट। तो टेक्नोलॉजी जैसे 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 आगे बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ पे बिजनेसेस बदल रहे हैं। पहले हो सकता है बही खाते का बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा, जो भी इंसान बही खाता बनाता होगा वो बेचता होगा, बहुत कमाता होगा। उसके बाद कंप्यूटर्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा। आज की डेट में टैब्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लैपटॉप्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिजनेसेस, आपको बस ये सोचना है कि हाउ बिजनेस हाउसेज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। यहाँ पे वही चीज़ याद रखने लायक है, ठीक है, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ अल्टीमेटली वो लिंक बिजनेस से ही होंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब ये सारी चीज़ें कर रहा है तो ऐसे सिनेरियो में बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बिजनेस में इम्पैक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो कौन से वाला वो होगा? वो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन होगा। जैसे स्मार्टफोन से स्मार्ट वॉचेस तक आने लग गई हैं, तो ये क्या है? अगेन टेक्नोलॉजी में चेंज है। तो ये कौन सा डायमेंशन कहलाया जाएगा? टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन कहलाया जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमने थर्ड वाला डायमेंशन भी देख लिया है। सो हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन। जब बीजेपी की सरकार आई थी, देखो अब मैंने यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हित में या अहित में बात नहीं कर रही हूँ, तो कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में। आई एम जस्ट सेइंग कि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये बोलना शुरू किया था कि अंबानी तो अब भर के तरक्की करेगा, या फिर बाबा रामदेव तो, अरे बाबा रामदेव के तो वो जो चेले थे वो टॉप 10 में आने लग गए थे, सबसे रिच इंडियंस में आने लग गए थे ना, वो थोड़े से हैं ऐसे वो वाले। सो बाबा रामदेव के चेले गॉट इनटू टॉप 10। अंबानी जी रिचेस्ट बन गए थे, अब तो अडनानी जी ने हटा दिया इनको, बट जो भी है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई? मतलब सरकार ऐसी आई जिसने एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड इतनी बढ़िया पॉलिसीज़ बनाई कि उनका बिजनेस फ्लरिश करने लगा। फेवरेबल पॉलिसीज़ जिसे हम बोलते हैं। तो बिजनेस के हित में अगर कोई पॉलिसीज़ बना रहा है, बिजनेस के अहित में अगर कोई पॉलिसीज़ बना रहा है, तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा वो होगा हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन। कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने बिजनेस खोला, अभी तक पॉलिसीज़ बहुत डिफरेंट थी, अब एकदम से पॉलिसीज़ डिफरेंट हो गई हैं। इन पॉलिसीज़ में चेंज आने की वजह से मेरा बिजनेस एकदम से फ्लरिश करने लगा है। तो मेरे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पॉलिटिकल डायमेंशन की वजह से पड़ा है। या अभी तक मेरा बिजनेस बड़ा स्टेबल चल रहा था, बड़ा मस्त चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अचानक से पॉलिसीज़ चेंज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हो गई, हर एक चीज़ चेंज हो गई। यहाँ पे मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आंसर विल बी पॉलिटिकल डायमेंशन की वजह से मेरा बिजनेस थोड़ा इधर उधर हो गया। सो जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स नहीं, नॉट रूल्स, रूल्स को हम लीगल में रखते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट में जो चेंज होता है, गवर्नमेंट के लोगों में जो चेंज होता है, अगर उनकी वजह से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डलता है तो वो हम कवर करते हैं हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल एनवायरनमेंट। इसमें बात करते हैं हम लॉ, रूल, एक्ट, रेगुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। सो अगर मान लीजिए किसी कंट्री का लॉ चेंज हो रहा है,
उसकी वजह से एक अच्छा खासा बिजनेस जो बना हुआ था वो अब हो गया है अनस्टेबल। तो ऐसे में ये कौन सा डायमेंशन कहलाया जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज लीगल डायमेंशन। लीगल डायमेंशन को पहचानना ना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें ना कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक लॉ हो गया, एक्ट हो गया, रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, पेनल्टी हो गई। तो इन सब चीज़ों से दिमाग सीधा लीगल बैकग्राउंड की तरफ ही जाता है। तो लीगल एस्पेक्ट तब आएगा जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी और उसकी वजह से बिजनेस पे फेवरेबल या अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा जब चेंज होता है तो बिजनेस फ्लरिश ही करता है या बिजनेस हमेशा डूबता ही है। कोई भी चेंज किसी भी वे में रिजल्ट कर सकता है, कभी बिजनेसेस चल सकते हैं, कभी बिजनेसेस डूब सकते हैं। सो बस चेंज आना बिजनेस पे बिकॉज ऑफ सच फैक्टर्स वो हमारे डायमेंशंस को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली वो डायमेंशन होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें बेसिकली, एक बार ड्रॉ कर दूं, वो डायमेंशन है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस दिखाते हैं और उसकी वजह से बिजनेस पे चेंज आता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी की वजह से या पीपल की वजह से अगर कोई चेंज आया है जिसकी वजह से बिजनेस में चेंजेस देखने को मिले हैं तो वो सोशल फैक्टर्स में आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोले तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया है जिसकी वजह से कोई चेंजेस हमें बिजनेस पे देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोले तो गवर्नमेंट में चेंज आया है, गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन में चेंज आया है। और लीगल फैक्टर बोले तो लॉ में चेंज आया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ आई होप इट्स क्लियर। मैं बस एक बार आपको इसमें पढ़ा देती हूँ कि किस में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से ही हम चीज़ों को आगे के लिए समझ पाएंगे और उससे ही हम थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न में या केस स्टडी में उन्हें पहचान पाएंगे। ठीक है, केस स्टडी के लिए स्पेशली देख लेना क्योंकि वो ना तुम्हें घुमा देंगे और तुम्हें पता नहीं लगेगा ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजिकल के बारे में बात करें। और कभी कभी एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा डायमेंशन भी पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स मस्ट है। पहले भी बोला है, दोबारा से बोल रही हूँ। It says it has immediate and direct impact on a business. Rate of interest, inflation rate, change in disposable income of people, monetary policy, stock market indices, etc. are some economic factors which could affect business firms. ये यहाँ पे इन्होंने 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की है, इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात की है, डिस्पोजेबल इनकम में जो चेंज आता है उसके बारे में बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की है, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस मतलब जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। अगर इनमें कोई भी फर्क आता है जिसकी वजह से बिजनेस फर्म के ऊपर इम्पैक्ट डलता है तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में माने जाएंगे। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स रिजल्ट्स इन अपॉर्चुनिटीज और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अ बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चेंज बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट लाए ज़रूरी नहीं है, हर एक चेंज का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तो हर एक चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से बिजनेस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ या कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशल एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज एक्सेट्रा। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत सारे कस्टम्स होते हैं सोसाइटी के, बिलीव्स होते हैं, लिटरेसी रेट किससे एसोसिएटेड होगा? लोगों से एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पे आपको सोसाइटी ढूंढनी है या फिर सोसाइटी में रहने वाले लोग ढूंढने हैं, ऐसे ही फैक्टर्स होंगे जो इन दोनों से जुड़े होंगे। एजुकेशनल लेवल किसका होगा? लोगों का होगा। लाइफस्टाइल किसके होंगे? लोगों के होंगे। वैल्यूज किसकी होंगी? लोगों की होंगी। तो इनकी वजह से अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आती है बिजनेस पे तो उसे हम सोशल फैक्टर्स में या सोशल एनवायरनमेंट में रखते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने दिवाली का एग्जाम्पल दिया। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट बिजनेसेस एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों ओकेजन पे न्यू क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। एवरीबडी वांट्स टू बाय न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली। जैसे आपने देखा ही होगा दिवाली पे तो हर कोई नए कपड़े पहनता है। ठीक है, हम नहीं पहनते थे, हमें पता नहीं था इसका रेलेवेंस ज़्यादा, क्योंकि हम तो कुछ भी पहन लेते थे। हमारा मेन वो होता था कि क्रैकर्स फोड़ने हैं, ठीक है, बचपन में। अब तो वो भी छोड़ दिया है, लेकिन बाद में वी गॉट टू नो कि नए कपड़े पहनना हैज़ ऑल्सो लाइक सम वैल्यू, कि दिवाली पे नए कपड़े पहनने चाहिए। ईद का भी सेम है, नए कपड़े पहने जाते हैं। क्रिसमस में भी लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। नॉट श्योर वहाँ पे भी नए कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, लेकिन शॉपिंग बहुत करते हैं।
गिफ्ट्स देने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए। तो इन सब बिजनेसेस पे मतलब जब भी आप कुछ खरीद के ला रहे हो, ऑब्वियसली वो किसी बिजनेसमैन से खरीद के आ रहे होगे, तो आपका खरीदना बिजनेस के लिए एक काइंड ऑफ सेल मानी जाएगी जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, राइट। तो वैसे एसोसिएट करके पढ़ना है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें ये बोलते हैं इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। जब भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स होती हैं या इनोवेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वो बही खाते वाला एग्जांपल दिया था, विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से नए वैरायटी पता चलती है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। मतलब आपको तरीके नए पता चलते हैं कि इसको ऐसे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको इतनी आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर नया ऑल टुगेदर प्रोडक्ट ही आप एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। दोनों इसमें कवर किए जाएंगे। एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन। ये बोलते हैं इनके ऊपर तो ना कड़ी नज़र रखनी चाहिए। रीज़न बीइंग यहीं पे ही ना आप अपने कॉम्पिटिटर को एक अच्छी एज दे सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपने टेक्नोलॉजिकल उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, जैसे नोकिया ने किया। नोकिया ने बिल्कुल छोड़ दिया एक टाइम के बाद कि स्मार्टफोन्स की कॉन्सेप्ट आ रही है और उसने बोला नहीं, हम जिसमें प्रो है ना हम वही प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ऐसे में तुम प्रो तो थे एक चीज़ में, लेकिन तुमने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को लिया ही नहीं, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर और उसका रिजल्ट क्या हुआ, नोकिया का आज नाम भी सुनाई नहीं देता। एप्पल, वीवो, ओप्पो और पता नहीं किन किन फ़ोन्स ने उसको पूरा एग्जिस्टेंस से ही हटा दिए, राइट। तो इसका मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपके ऊपर एक एज ले ली जस्ट बिकॉज यू वर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग अराउंड यू या फिर वर हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डिमांड फॉर एलईडी स्मार्टफोन्स, स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवीज, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस कंपनीज एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखते होंगे। जैसे आजकल क्या होता है, अगर आप रूम में कदम रखते हैं तो लाइटें अपने आप जलने लग जाती हैं। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप रूम में कदम रखते हैं और एकदम से पंखा ऑन हो जाता है या एसी ऑन हो जाता है, या आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और वॉशिंग मशीन को आपने एक सिग्नल दे दिया, वो अपने आप बंद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपने इन पे नज़र नहीं रखी होगी तो आप पिछड़ जाएंगे, अगर स्पेशली आप इन सब बिजनेसेस से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली। तो थोड़ा बहुत आपको नज़र रखनी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट पे। देन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें ये बोलते हैं इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। पूरी कंट्री में पीस वाला एनवायरनमेंट है कि नहीं है और जनरल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए बिजनेस तब फ्लरिश कर पाएगा जब सोसाइटी स्टेबल होगी। सोसाइटी में हौच पौच है। जैसे मैं बोलूँ रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, वॉर तो क्या मैं उसे तो अटैक ही बोलूँगी रशिया की तरफ से यूक्रेन पे। तो ये जो भी हुआ उसकी वजह से आप सोचिए यूक्रेन में क्या कोई बिजनेस सस्टेन कर पाया होगा इस टाइम पीरियड में? नहीं। उनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या होगी? अपनी जान बचाना। प्रॉफिट तो बाद में कमाया जाएगा, पहले तो जान बचा के भाग लो, राइट। तो कभी भी अगर जनरल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे आप बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो बिजनेस के बारे में सोचना है तो आपको पहले जनरल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। आपकी कंट्री स्टेबल है कि नहीं है। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान का एक ही दिन में पीएम का पत्ता कट होके दैट आर्मी को वो मिल गई कि आर्मी अब रूल करेगी, राइट। तो वहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। अब वहाँ के बिजनेसमैन क्या करेंगे? अगर उनको डील भी करनी होगी, कहीं से इंपोर्ट करना है सामान या कहीं एक्सपोर्ट करना है सामान, तो उनको लगेगा यार मेरी तो कंट्री में पहले ही इतना कियोटिक सिचुएशन हुआ पड़ा है, मैं बिजनेस पे फोकस करूँ तो करूँ कैसे? कोई भी इंसान बिजनेस पे या किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट तभी कर पाता है ना जब उसके आसपास पीस हो। मैं बोलूँ तुम्हारे घर में बहुत भयंकर वाली लड़ाई चल रही है, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो नहीं, पर तुम्हारे घर में बहुत भयंकर वाली लड़ाई चल रही है और तुम्हारा है कल एग्जाम, विल यू बी एबल टू फोकस? पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे? नहीं। तुम्हारा ध्यान बार बार वहाँ जाएगा, कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे, राइट। तो वही चीज़ है कि जितना पीस होगा उतना बिजनेस भी फ्लरिश कर पाएगा, और जितनी इंस्टेबिलिटी होगी, जितना क्योटिक सिचुएशन होगा, उतना बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालेगा। ओके यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज। जो चीज़ मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें ये बोल रहे हैं बैंगलोर इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द IT इंडस्ट्रीज। क्योंकि बेंगलुरु में इतने IT इंडस्ट्रीज हैं और इतना फ्लरिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने
वैसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, वैसी फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उन लोगों के लिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम उसे सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, दिस इज द लास्ट वन। इट सेज इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। Businessmen have to act according to the various legislations and their knowledge is very necessary. Example, advertisement of alcoholic beverages is prohibited. भैया तुमने देश का लॉ नहीं पढ़ा था, तुम्हें देश के लॉ के बारे में पता ही नहीं था, और तुमने दारू का बिजनेस स्टार्ट किया, और दारू का बिजनेस भी तुमने मस्त, अब तुम किंगफिशर की ऐड दे रहे हो कि देखिए किंगफिशर बना रहा है, क्या बनाते हैं वो, बियर, ठीक है, और या फिर किसी और पर्टिकुलर कंपनी की, मुझे कंपनीज नहीं पता है, ठीक है, तो उसका अल्कोहल बेच रहे हो, तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तुमने मस्त अमिताभ बच्चन को पैसे दिए हैं कि आओ तुम हमारे ऐड में दिखो, ठीक है, ये सब तुमने तामझाम कर लिया, उसके बाद तुमने इतना खर्चा किया, उसके बाद तुम्हें पता लगा कि अरे यार अल्कोहल की तो वो जा ही नहीं सकती ऑन स्क्रीन, तो ऐसे में क्या हुआ, तुम्हारा पूरा पैसा डूब गया। बल्कि अमिताभ बच्चन जी के पैसे बन गए कि उनको पता था कि ऐसा सब होता है, बट स्टिल ही वाज अर्निंग दैट मच अमाउंट फ्रॉम यू। सो ये सारी चीज़ें कि अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए किसी भी धंधे में जब तुम जाते हो, अगर सिंपल सरल लैंग्वेज में बोलूँ तो उस धंधे से जुड़ा हुआ A to Z लॉ तुम्हें जान लेना चाहिए पहले ही। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारे डायमेंशंस कंप्लीट होते हैं। आई होप हर एक डायमेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस चैप्टर में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम उसी टॉपिक पे लगाया है, रीज़न बीइंग उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसे थोड़ा सा सीरियसली लेना है हम लोगों को। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये क्या बोलता है, लेट्स स्टडी दिस। देखिए अब हम बात करने वाले हैं 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एलपीजी एलपीजी एलपीजी, राइट। बस उसे एक और बार पढ़ना है, लेकिन इस बार दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। कैसे, देखिए बातें सब सेम हैं, हम इकोनॉमिक्स में भी इसे पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, राइट। लेकिन वहाँ पे हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे कि बिजनेस पे उसका क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नया चेंज आता है ना, वो हर एक चीज़ को चेंज करता है अपने साथ। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी 1991 में, जो कि अब नई तो बिल्कुल नहीं रह चुकी हैं, बहुत साल पुरानी हो चुकी हैं, बट वी स्टिल कॉल देम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे बिजनेस हाउसेस पे क्या फ़र्क पड़ा था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ी बैकग्राउंड उससे, मतलब थोड़ा पता चले हिस्ट्री में कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी। तो हम सब जानते हैं कि एक टाइम आया था इंडिया की हिस्ट्री में जब इंडिया के लिए बहुत बुरी सिचुएशन आ गई थी। इंडिया के जो खजाने थे वो पूरे के पूरे लुट चुके थे, ख़त्म होते जा रहे थे। इंडिया के पास अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमीज़ में से एक माना जाता था, मतलब कम्प्लीटली क्लोज नहीं था, हल्का फुल्का खुला हुआ था, बट वो ना के बराबर था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दूसरे नेशंस को इंडिया तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगा था। और एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमारे ऊपर वो सिचुएशन जो थी वो हम बेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हमें चेंज की ज़रूरत थी, हमें रोकड़े की ज़रूरत थी, जिसको लेने के लिए हमने बहुत लोगों के आगे हाथ फैलाया। और जिस इंसान के आगे या जिस ऑर्गेनाइजेशन के सामने हमने हाथ फैलाया और वो हमें पैसे देने के लिए तैयार हुई, उसने साथ में हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर दी। उन्होंने बोला पैसे चाहिए, मेरी शर्तों पे पैसे मिलेंगे। और इंडिया उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि वो नेगोशिएट कर सके या ये बोल सके कि नहीं तुम्हें पैसे देने हैं तो मेरी शर्तों पे दोगे, तुम्हारी शर्तें मैं नहीं मानूंगा ना। और ऐसी सिचुएशन इंडिया के हाथ में थी नहीं। उस टाइम पे इंडिया को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत थी और उसको सारी शर्तें मंजूर थी। तो वही शर्तें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं। एज पर द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry। ये बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग जो की थी, मतलब हमारे देश में बहुत बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे जो इकोनॉमिक्स की प्लानिंग किया करते थे। तो उन्होंने जो प्लानिंग की थी, उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था और कंज्यूमर गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को दिया था और ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। पब्लिक सेक्टर बोले तो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है, प्राइवेट सेक्टर बोले तो इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स जो छोटे मोटे चुटर पुटर होते हैं वो दे दिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर वालों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी
पब्लिक सेक्टर को। और हम सबको पता है कि पब्लिक सेक्टर इंडिया में कैसे वर्क करता है। मैं खुल के नहीं बोलूँगी, आई डोंट वांट कल मुझे कोई सुना दे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मम्मी पापा गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसको गुस्सा आ जाए तो मैं सुनना पसंद नहीं करूँगी, बट एवरीबडी नोज डीप इनसाइड हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर किस तरह से वर्क करता है। तो उन्होंने एक खटिया खड़ी कर दी थी पूरे देश की। At the same time, the government imposed several restrictions, regulations and controls on the working of private sector enterprises. Government ने private sector को दिया तो क्या, consumer goods वाला डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ restrictions भी लगा दी। मतलब तुम्हें देंगे भी हम कम, and at the same time तुम्हें हम ढंग से जीने भी नहीं देंगे तुम्हारे ऊपर restrictions लगा के। तो बहुत सारी restrictions put कर दी थी, बहुत सारे controls लगा दिए थे, बहुत सारी regulations उन लोगों के लिए set की हुई थी। India's experience with economic planning has delivered mixed results, जिसकी वजह से mixed results आए। In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis. This you need to know. इंडिया ने ये इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते हुए काफ़ी सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस किया, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। मतलब प्राइजेस वो हो रहे थे और बम्पर क्रॉप्स होने के बावजूद भी। तो ये समझ रहे हैं आप कितनी बुरी सिचुएशन आ गई थी थैंक्स टू द इकोनॉमिक प्लानिंग जो इन्होंने की थी। As a part of economic reforms, the government of India announced new economic policy in July 1991. देखिए, कहने को तो हम इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, लेकिन ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कोई गवर्नमेंट ने नहीं लाई थी, ये थी जो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की हुई थी पैसे के बदले में। और हम, क्योंकि देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो डिसीजंस तो ले सकती हैं, लेकिन उनके डिसीजन आपके ऊपर मतलब माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे ये आप खुद डिसाइड करते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नेशन हो। जितने भी नेशंस इंडिया वर्ल्ड में हैं, वो सारे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लेम करते हैं, वो चाहे किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ मेंबर उनके द्वारा लिए गए हर फैसले हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यूएन का। अब हम कहने को इंडिया यूएन का मेंबर है, बट यूएन बोलेगा चलो इंडिया खड़े हो जाओ, चलो इंडिया बैठ जाओ, तो इंडिया खड़े हो जाएगा और बैठ जाएगा? नहीं, इंडिया इनकी बात सुनेगा, फिर उसको लगता है कि हाँ मुझे अभी खड़ा होना चाहिए तो वो खड़ा होगा, और उसे लगता है मुझे खड़ा होना नहीं चाहिए तो वो बैठा रहेगा। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी बात ज़रूर रखते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नेशंस खुद से डिसाइड करते हैं वेदर दे वांट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। तो आईएमएफ ने जो हमारे ऊपर पैसे के बदले जो भी कंडीशंस अप्लाई की थी, उनको हमने माना। और कैसे माना? हमने बोला हम अपने लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे हैं 1991, जिसमें हम ये चेंजेस करने वाले हैं पूरी इकोनॉमी में, फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये दोनों मतलब ये पॉलिसी हमने क्यों लाई थी? क्योंकि हम इंडिया को वो जो गहरे खड्डे में वो फंस गया था वहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, एंड एट द सेम टाइम उसे ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते थे, उसे ग्रो करवाना चाहते थे। फीचर्स क्या क्या थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, ये देख लीजिए। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन ये छोटे मोटे हैं, बाकी जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम। अगर किसी भी इंसान को इंडस्ट्री खोलनी होती थी तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, क्योंकि आपको गवर्नमेंट के सामने जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सामने जाना है, उनके आगे हाथ फैलाना है कि प्लीज़ हमें लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लाइक आपको बहुत जगह घूमना पड़ता है, एक ऑफिस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें। तो आप घूमते घूमते थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से किसी भी इंसान को लाइसेंस मिल पाता था। तो पहले तो आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री अगर खोलनी होती थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अब उन्होंने उसको नंबर को रिड्यूस कर दिया था 6 पे, कि बस 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनमें अगर आपको अपना खुद का वो खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी सबको आप विदाउट लाइसेंस खोल सकते हो। लाइक अगर मैं डिसाइड करती हूँ आउट ऑफ मतलब इनके अलावा मतलब ये 6 इंडस्ट्रीज़ में अगर मुझे अपनी इंडस्ट्री नहीं खोलनी है, इनके अलावा कोई और इंडस्ट्री खोलनी है, तो मेरे को किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आई विल स्टार्ट विद द इंडस्ट्री इटसेल्फ, जबकि पहले मुझे लाइसेंस लेना पड़ता था। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान इंपॉर्टेंस। जो पब्लिक सेक्टर था, जिसको पहले आपने पूरा का पूरा काम देख रखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, सारे बड़े बड़े काम करने का, वो सब आपने उनसे वापस ले लिया। उन्होंने बोला पब्लिक सेक्टर सिर्फ अब 4 इंडस्ट्रीज़ देखेगी, 4 चीज़ें देखेगी जो कि देश की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब देश के लिए काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल होती हैं, सिर्फ उन्हीं को पब्लिक सेक्टर द्वारा मैनेज किया जाएगा, बाकी सब प्राइवेट के लिए ओपन है।
डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर की थी उसमें हमने प्राइवेट की एंट्री डलवाना शुरू कर दिया था, प्राइवेट का स्टेक बढ़वाना शुरू कर दिया था, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर हम पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का मौका दे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर हम पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं कि तुम आओ इंडिविजुअली, यू कैन बाय द शेयर्स, यू कैन हैव योर स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाई जाएगी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर है पॉलिसी टूवर्ड्स कैपिटल, फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट FDI वाज अलाउड। FDI आप समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइक पीपल हु आर डायरेक्टली आपके उसमें वो कर रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं अपने नाम से। पहले वो भी अलाउड नहीं था, बट वो बहुत सारी चीज़ों में अलाउ कर दिया था, और कई चीज़ों में तो 100% कर दिया था, मतलब 100% तक स्टेक दे कैन होल्ड। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम स्टेक हुआ करता था, या तो बहुत सारी चीज़ों में था ही नहीं। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज़। पहले इसमें भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जिनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अगर अब आपको ऐसी कोई भी सिग्नेचर करना है, ऐसी कोई भी साइनिंग करनी है अग्रीमेंट की, तो आपको किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यू आर परमिटेड टू दैट पर्टिकुलर, यू आर परमिटेड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब क्योंकि हमने बाहर वालों को मौका दिया था कि आइए आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, तो हमें ऑब्वियसली एक बोर्ड बनाना पड़ा जो कि थोड़ा सा देखेगा और थोड़ा सा प्रमोशन में ध्यान भी देगा। मतलब इसका मेन काम ही यही रहेगा कि इसे फॉरेन एक्सचेंज खींच के लाना है बाहर से, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, इम्पोर्ट्स को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना है, और फॉरेन एक्सचेंज जितना हो सके बाहर से खींचना है, इंडिया में लाना है। ठीक है, चलिए ये तो थे बेसिक फीचर्स, लेकिन इसके अलावा जो और बड़े चीज़ें थी जिनके बारे में हमें मेन पढ़ना है, वो हैं ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। फर्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन, सेकेंड है आपका प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड है आपका ग्लोबलाइजेशन। ये क्या बोलते हैं, लेमन्स लैंग्वेज में समझते हैं हम। देखिए, बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँगी, ज़्यादा खींचूंगी नहीं, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगी पहले से भी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फ्री करना चीज़ों को, राइट। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया, किसी भी इंसान को अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलनी होती थी, इंडस्ट्री सेट करनी होती थी, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस लेना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता था। लाइक लिटरली इतना बड़ा टास्क होता था कि कुछ लोग इस थॉट के साथ आगे बढ़ते ही नहीं थे। वो सोचते थे यार इट्स बेटर कि हम कहीं जॉब कर ले, बिकॉज इंडस्ट्री लगाना तो इस नेशन के बस की बात है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो हम कर ही नहीं पाएंगे ये चीज़, इतना मुश्किल हुआ करता था। आज भी अगर हमें गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराने जाना होता है, गवर्नमेंट ऑफिस छोड़ो, SBI के बैंक में, अगर आपको SBI बैंक में जाना होता है, 2 मिनट का काम होता है, लेकिन आपके वहाँ पे मिनिमम 3 से 4 घंटे वेस्ट होते ही होते हैं। आपको बैठना पड़ता है ज़बरदस्ती, कभी उनका लंच ब्रेक चल रहा होता है, कभी कुछ और हो रहा होता है, कभी कुछ और हो रहा होता है, तो आपको कभी भी टाइम पे अपना काम ख़त्म होते हुए नहीं दिखाई देगा, राइट। और वहाँ पे फिर हर एक चीज़ उनके मूड के अकॉर्डिंग होती है। इफ़ शी इज़ इन गुड मूड तो शी विल डू योर वर्क, इफ़ शी इज़ नॉट इन गुड मूड तो शी वॉन्ट डू योर वर्क। शी की जगह ही भी हो सकता है, सेम थिंग। ठीक है, सो बेसिकली लाइसेंस लेना गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके बहुत बड़ी टास्क हुआ करती थी। तो ऐसे कोई भी इंसान सोचता था इंडस्ट्री लगाने का, तो पहले ही उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती थी कि भैया अपने बस की बात नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कहीं और दूसरे देश में जाके खोल लेते हैं हम इंडस्ट्री। तो उस चीज़ से छुटकारा दिलाया लिबरलाइजेशन के चलते हुए। इन्होंने बोला लाइसेंस राज को हटाते हैं हम थोड़ा सा लिबरल बनते हैं, हम थोड़ा सा लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बिना लाइसेंस के तुम अपना बिजनेस शुरू करो। यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स जिनमें पहले पब्लिक मतलब पहले जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे वो खोल भी नहीं सकते थे अपना पूरा पर्टिकुलर बिजनेस, वो उसमें भी अलाउ कर दिया, वो प्राइवेटाइजेशन में आएगा वैसे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में चीज़ों को थोड़ा सा फ्री किया, लिबरल किया। प्राइवेटाइजेशन में जो सेक्टर पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व थे कि इस पे तो गवर्नमेंट वाले लोग ही काम देख सकते हैं या गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही चल सकता है, ये उसको हटा के हमने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी कि आप आइए। जैसे पहले होता था रोड्स बनाना गवर्नमेंट का काम होता था,
डैम्स बनाने हैं गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आज की डेट में देखो तुम पीपीपी मॉडल चलता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट के साथ कोई प्राइवेट बॉडी मिल जाती है, मिल के डैम्स बनाते हैं, मिल के रोड्स बनाते हैं, मिल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। भोपाल का अगर एग्जाम्पल दूँ तो भोपाल में तो एक पूरा सेक्शन जो MP नगर से लेके अरेरा कॉलोनी तक आता है वो पूरा का पूरा अभी अंडर डेवलपमेंट है और वो पूरा का पूरा पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। चाहे आप बात कर लो मेट्रो बनने की, मेट्रो भी हमारा पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। हमारे यहाँ पे जो हबीबगंज स्टेशन था जिसका नाम चेंज हो चुका है, जिसको हम कमलापति स्टेशन बुलाते हैं नाउअडेज, वो पूरा का पूरा पीपीपी मॉडल पे है। बंसल के साथ मिलके गवर्नमेंट इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ चेंज हो रही है और चेंज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। पब्लिक सेक्टर पहले जो इंटेंस रोल निभाता था वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप आओ, आप बीच में इंटरप्ट करो एंड यू स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर और जो भी पब्लिक के अंडर थी पहले इंडस्ट्रीज़, उन सब में भी डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइवेट वाले इंडिविजुअल्स को स्टेक देना शुरू कर दिया जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो गया। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। पहले ना इंडिया ऐसे रहता था क्लोज डोर्स के साथ कि तुम्हें हम अंदर नहीं आने देंगे किसी भी बाहर वाले इंडिविजुअल को, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था ना यार। इंग्लैंड वालों ने आके इतने साल हम पे राज कर लिया, ट्रेड के बहाने आए थे हमारे ऊपर, हमें स्लेव्स बना के रख लिया था, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था और पास्ट मिस्टेक से सीखते हुए हमने अपनी इकॉनमी क्लोज कर दी। हमने बोला तुम आ ही नहीं सकते बेटा, बस समझ लो ये, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत थी, बट थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं थी। फिर अब हमें समझ में आया कि नहीं, आज की डेट में अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम क्लोज डोर्स नहीं रख सकते हो। चाइना ने भी एक हद तक मतलब और एक बहुत लंबे समय तक अपने क्लोज डोर्स रखे थे, बट देन दे ऑल्सो रियलाइज़ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ कोरिया उन्होंने तो आज तक मतलब बहुत हद तक अपने डोर्स क्लोज रखे हुए हैं, बट वही होता है ना कि आप सेल्फ सस्टेनेबल हो ही नहीं। आप सारे के सारे रिसोर्सेज अपने देश से नहीं ले सकते। इंडिया में चलो मैं मानती हूँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट क्या सारे रिसोर्सेज हैं? नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उन रिसोर्सेज का यूज़ लगेगा, और रिसोर्सेज का यूज़ लगेगा तो मतलब आपको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। और इंडिया में ही प्रोड्यूस करते रहो और वहीं के लोग खरीदते रहे तो तुम आगे सक्सेस कैसे पाओगे, तुम आगे ग्रो कैसे करोगे? तुम्हें बाहर भी तो बेचना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे, तो वो भी कमाने के लिए तुम्हें बाहर तो सामान बेचना पड़ेगा। तो तुम्हें अपने डोर्स थोड़े से खोलने पड़ेंगे, दूसरे नेशंस को मौका देना पड़ेगा कि हमसे सामान खरीदो, हम तुमसे सामान खरीदेंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम मिलके इंटीग्रेटेड वे में रहेंगे, दो अलग अलग नेशंस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो चीज़ ग्लोबलाइजेशन ने हमें सिखाई थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ने चीज़ों को फ्री किया था, लिबरल बनाया था। प्राइवेटाइजेशन ने पब्लिक सेक्टर से जो जिम्मेदारी थी कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर की, वो लेके हल्की फुल्की प्राइवेट सेक्टर को दी। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में हमने पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया को मिलाने का काम किया, डिफरेंट इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करने का काम किया, और ये चीज़ पॉसिबल हो पाई अगेन पूरी की पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते हुए। ये थे 3 मेजर स्टेप्स जो हमने लिए थे। बाकी इससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट। जब क्वेश्चन आएगा ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में तो आपको वो भी लिखने पड़ेंगे एंड एट द सेम टाइम ये भी लिखने पड़ेंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को ना इससे पहले जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो पढ़ाए नहीं जाते, डायरेक्टली एलपीजी पढ़ाया जाता है। लाइक मेरे को आई रिमेंबर जब आई वाज अ किड, तो मेरे को स्कूल में जब इनिशियल क्लासेस में पढ़ाए थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो एलपीजी बताया था, उससे पहले वाले बताए नहीं थे। मैंने बहुत लेटर स्टेज में जाके जब दूसरी बुक्स पढ़ी तो आई गॉट टू नो कि नहीं, एलपीजी के अलावा ये भी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, और एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट थी। करेंसी का प्राइस चेंज कर दिया, रुपी का वैल्यू डाउन कर दिया था, बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए थे, तो वो सब जानने भी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। और पेपर आएगा तो अगेन हम रिपीटिंग पूरा लिखेंगे, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिबरलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। It says, the economic reforms that were introduced aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions. It relaxed the rules and regulations which restricted the growth of private sector and also allowed the private sector to take part in the economic activities that were exclusively reserved for the government sector.
ये बोल रहे हैं कि भैया एक तो जो पहले रिजर्व थे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उनको खोल के हमने प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया, एंड एट द सेम टाइम हमने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ कुछ चेंजेस, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें लाई। तो इन शॉर्ट हमने चीज़ों को थोड़ा सा लिबरल बनाया। Liberalization of the Indian industry has taken place with respect to abolishing licensing requirement in most of the industries except a short list. हमने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, मतलब उसे थोड़ा सा हटा दिया। हमने जो ये रिक्वायरमेंट बना रखी थी कि तुम्हें लाइसेंस लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट को ही हमने ऑल टुगेदर हटा दिया। लेकिन बस एक छोटी सी लिस्ट रखी थी जिसमें अभी भी लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड था, क्योंकि ज़रूरी आइटम्स थी उसमें, मतलब ऐसी क्रूशल आइटम्स थी जिनको हम बिना लाइसेंस के नहीं किसी को भी परमिट कर सकते थे। ठीक है, तो यस एक शॉर्ट लिस्ट छोड़ी थी लेकिन बाकी सारी चीज़ें हटा दी थी। सेकेंड है फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने स्केल पे भी जो पहले वो लगा के रखा था रिस्ट्रिक्शन कि भैया हमसे बिना पूछे तुम स्केल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। स्केल का मतलब होता है वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो पहले उस पर भी रिस्ट्रिक्शन थी कि तुम्हें वॉल्यूम बढ़ाना है, तुम्हें स्केल बढ़ाना है तो तुम्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। वो वाली रिस्ट्रिक्शन भी हमने काफ़ी हद तक रिमूव कर दी। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उसे भी हटा दिया गया। फ्रीडम एंड फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेस फिक्स करने की जो जिम्मेदारी थी, पहले वो हम कुछ रिस्पेक्टिव लोगों को दिया करते थे, उस पर भी हमारा मतलब गवर्नमेंट का से रहता था कि हम डिसाइड करेंगे इसके बियॉन्ड तुम बेच पाओगे, इससे सस्ता बेच पाओगे कि नहीं। तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि नाउ यू पीपल कैन डिसाइड योर सेल्फ वेदर यू वांट टू सेल इट लाइक ऑन 5 रुपीज़ बेसिस या फिर 10 रुपीज़ बेसिस। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, टैक्स रेट्स में थोड़ा सा रिडक्शन लाया, मतलब उनको थोड़ा सा कम किया, एंड एट द सेम टाइम अननेसेसरी जो कंट्रोल्स थे इकोनॉमी पे लगाए हुए थे उनको भी लिफ्ट किया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, क्योंकि देखिए पहले किसी को भी अगर इम्पोर्ट करना मतलब अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करके इंडिया में भेजना होता था तो उसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती थी वो चीज़, तो हमने बहुत सिंपल कर दी। तो इससे क्या हुआ, बाहर की गुड्स इंडिया में आने लगी, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी, इंडिया की चीज़ें बाहर जाने लगी, तो वो भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो अगेन हर एक पॉइंट में अगर आप ढूंढें तो लिबरलाइज किया है हमने, चीज़ों को फ्री किया है थोड़ा सा चीज़ों को। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिबरलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने पेपर में लिख सकते हैं। चलिए प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में दे से द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को नेशन बिल्डिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दे दिया और पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। थोड़ा सा उन्होंने अपने वाले सेक्टर में मतलब पब्लिक वाले सेक्टर में प्राइवेट को घुसाना शुरू कर दिया और ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। To achieve privatization in India, the government redefined the role of public sector in the new industrial policy of 1991, adopted the policy of planned disinvestment of the public sector, and decided to refer the loss-making and sick enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstruction. Disinvestment means transfer of ownership of a public sector enterprise to the private sector. If there was dilution of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management of the enterprise to the private sector. देखिए 51% से ज़्यादा कम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 51% से अगर कम गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट हैंड्स में जा चुकी है। कहने का मतलब यही हुआ। आप मुझे बताइए, दो लोग अगर मिलके एक पर्टिकुलर चीज़ को चला रहे हैं, एक इंसान का स्टेक 51 से ज़्यादा है, एक इंसान का स्टेक 49 से कम है या 49 है, तो ज़्यादा किसकी चलेगी? 51 वाले की चलेगी ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में हमने गवर्नमेंट के स्टेक को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया और प्राइवेट स्टेक को 51 से बियॉन्ड लेके गए, जिसके कारण प्राइवेट की से ज़्यादा हो गई, मैनेजमेंट पूरी प्राइवेट की हो गई। मैनेजमेंट पूरी प्राइवेट की होगी तो वो क्या करेंगे? वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। जब वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो चीज़ों को बढ़िया करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? बढ़िया ही आएगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो दे से इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोऑर्सिव ग्लोबल इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स,
Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms. These regulations were with respect to licensing of imports, tariff restrictions, quantitative restrictions, etc. A truly global economy implies a boundary-less world where there is. अच्छा, अब इस वर्ड पे जाओ, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, मतलब जो ये तुमने बाउंड्री खींच के रखी है ना कि इंडिया की ये लकीरें हैं, पाकिस्तान की ये हैं, श्रीलंका की ये हैं, चाइना की ये हैं, इन सबको हटा दो, ऐसे मानो पूरा वर्ल्ड सेम है, एक ही पूरी वो है, ठीक है। तो ऐसा हमारा मेन मुद्दा था ग्लोबलाइजेशन के पीछे। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, एक नेशन से दूसरे नेशंस में अगर गुड्स एंड सर्विसेज लेके जाने हैं तो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, एक नेशन से कैपिटल अगर दूसरे नेशन लेके जाना है तो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अगर इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को फ्री फ्लो मतलब लेके जाना है एक नेशन से दूसरे नेशन में तो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए। लोगों का फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब एक नेशन से कोई इंसान दूसरे नेशन जाना चाहता है तो फ्री हो जाए। A common acceptable mechanism for the settlement of disputes, a global governance perspective, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन। पहले प्राइवेटाइजेशन का बोलो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं ग्लोबलाइजेशन का स्क्रीनशॉट ले। फर्स्ट स्लाइड, डन। चलिए नेक्स्ट हम आ गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के आई गेस लास्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक से रिलेटेड ये आगे के पार्ट्स हैं। ये है हमारा डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन इतना भी नया नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन कोविड से पहले डीमोनेटाइजेशन ने हम लोगों को हिलाया था। मतलब हमारे इकोनॉमी में ना कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो पूरे इकोनॉमी को हिला देती है, पूरे देश को हिला देती है। तो उसमें एक आया था हमारा डीमोनेटाइजेशन, एक आया था जीएसटी का इंट्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, एंड फिर एक आया कोविड। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे। तो डीमोनेटाइजेशन बीइंग वन सच, इसका क्या मतलब है पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए हुआ क्या कि नवंबर 8, 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी सर वो आए और उन्होंने एकदम से अनाउंसमेंट किया। शाम को आई गेस 8 बज रहे थे उस टाइम पे। मुझे याद है कि लाइक हम लोग कोचिंग क्लास से आए थे और उस टाइम पे ग्रुप पे एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि डिड यू सी लाइक 500 और इसके 1000 के नोट्स बंद होने वाले हैं, आज रात का समय है। एंड आई वाज लाइक ये तो प्रैंक करता रहता है, इसकी तो आदत है, लीव हिम, लाइक कोई दम नहीं होगा इसकी बात पे। और मैंने हंसी में उसकी बात को उड़ा दिया कि पागल है कि तू ऐसे कुछ हो सकता है क्या। एंड देन ही सेड दीदी देखो टीवी पे देखो न्यूज़ आ रही है। एंड देन आई सॉ एंड आई गॉट टू नो कि अरे वाकई में ऐसा हो गया है कि एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि जो करेंसी जिसे आप आज तक इस्तेमाल करते थे, अपनी गुल्लक में डाल के रखते थे, रिश्तेदारों से मिलती थी तो आपको खुशी होती थी, एनवेलप्स में पैक कर करके आपको बर्थडेज पे आया करती थी, ऐसे उस करेंसी का आज के बाद कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा, मतलब वो किसी काम की नहीं है आज के बाद। तो ऐसे सिनेरियो में जो मूवमेंट थी, मतलब जो ये चीज़ हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। मतलब एक करेंसी जिसकी पहले बहुत रेलेवेंस थी, जिसे हम लीगल टेंडर मनी मानते थे, आज के बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, वो आपके लिए सिर्फ पेपर होगा, दैट्स इट। वो आप एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आप किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। The whole thing will be called as what? Demonetization। मतलब मॉनेटरी टर्म से उसको हटा के उसकी वैल्यू को बिल्कुल डल कर रहे हैं तो उसे डीमोनेटाइजेशन बोलेंगे। It says the government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implications for Indian economy. The two largest denominations notes 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be a legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills. उन्होंने बोला कुछ टाइम ड्यूरेशन तक उन्होंने ये वो रखी थी, वो भी क्यों, क्योंकि एकदम से चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो यार बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कुछ और था, किसी के हॉस्पिटल के बिल्स पेंडिंग थे, तो एकदम से वो नहीं कर सकते थे। लेकिन मैक्सिमम पर्पसेस से हटा दिया, कुछ बेसिक चीज़ों के लिए फिर भी रखा और थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए रखा था, और वो और भी बहुत सारी वो थी। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। 86% जो मनी
सर्कुलेशन में थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये हाईएस्ट वाली मनी थी, मतलब 500 और 1000 के नोट सबसे बड़े नोट्स कंसिडर किए जाते थे। सबसे बड़े नोट्स का सर्कुलेशन ही सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो 86% एकदम से मतलब इनवैलिड होगी। उसके बाद बची कितनी, 14% हार्डली। तो 14% से क्या ही हो सकता था, और वो भी बहुत छोटे छोटे नोट्स थे। The people of India had to deposit the invalid currency in banks। जितने भी लोग थे उन्हें invalid currency को बैंक्स में वो करवाना था और बैंक से उसके बदले में नई करेंसी लेनी थी। In other words, restriction were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits। और ये इनिशियली क्योंकि उतना पैसा प्रिंट भी नहीं हो पाया था नया वाला, सो इसलिए उन लोगों ने बोला था कि कुछ कुछ अमाउंट ही आपको भी मिलेगा। ये बेसिकली किया क्यों गया था वो समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का मानना था कि बहुत सारी इलीगल पैसा, मतलब ब्लैक मनी जो होती है वो हमारे सर्कुलेशन में है, जिसकी वजह से बहुत इल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे, और हमें उस चीज़ को करेक्ट करना था। अब पैरेलल मनी, हम मतलब जो पैरेलल इकोनॉमी हमारी चलती रहती है, ब्लैक मनी जो है, हम किसी को बोलेंगे कि लाओ तुम अपनी ब्लैक मनी निकाल के लाओ, तो कोई इतना तो वो शरीफ होगा नहीं ना कि हाँ सर ये देखो 2 बैग हैं ब्लैक मनी के लिए, मैंने कमाए थे, आप ले लो। तो उनके लिए कुछ ऐसा टैक्ट ही ढूंढना था। तो टैक्ट क्या ढूंढा कि जो मतलब ब्लैक मनी होगी, सिंपल सा लॉजिक लगाना, कोई भी इंसान अगर ब्लैक मनी रखेगा तो वो हाईएस्ट नोट्स में ही रखेगा ना। ऐसा तो नहीं करेगा 10-10 रुपए वाले नोट्स पे वो ब्लैक मनी रख रहा है, क्योंकि उससे क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी नोट्स की, और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसे छुपाना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या प्रेफर करेंगे कि छोटे से बैग में बड़ी करेंसी वाले नोट्स हों, उसे छुपाना भी ईजी होगा, उसको ठिकाने लगाना भी ईजी होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के सबसे बड़े वाले नोट्स के ऊपर अटैक किया कि इनको हम लीगल टेंडर मनी से हटाते हैं, ताकि जिनके पास भी वो पड़ा हुआ है पैसा, अब देखो अगर उनको अपने पैसे को वैलिड बनाना है मतलब उनको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा बैंक में, और बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा तो बताना भी पड़ेगा कि इतना पैसा आया कहाँ से, आपकी कितनी वो थी, मतलब इतनी इनकम तो तुम्हारी थी नहीं कि तुमने इतना पैसा सेव कर लिया, ये सब कर लिया। तो वो सब चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसलिए पूरा स्टेप लिया गया। ठीक है, एंड फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इसको हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह देख रहे हैं। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड इन बैंक्स एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड इनकम एंड पे टैक्स पेनल्टी ऑन देम। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ तक का मौका दे दिया था कि तुम्हारे पास कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसा है तुम्हारे इनकम के बियॉन्ड, तुम ले आओ, हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम उस पर कुछ फीस चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट ना बीच बीच में ऐसे ऑफर्स देता रहता है, वॉलंट्री टैक्स पेमेंट, वॉलंट्री डिस्क्लोजर स्कीम्स बोलते हैं इनमें। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है देखो हम मान रहे हैं तुम बिल्कुल शरीफ नहीं हो, तुमने बहुत सारा ब्लैक मनी कमाया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लैक मनी को पैरेलल इकोनॉमी में चलाने की बजाय इसी इकोनॉमी में ले आओ। क्या करो, हमारे सामने डिस्क्लोज कर दो तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा जिस पे तुमने टैक्स नहीं पे किया या तुमने गलत उससे कमाया है, हम तुमसे टैक्स पेनल्टी लगा लेंगे, मतलब थोड़ी पेनल्टी लगा देंगे, थोड़ा टैक्स काट लेंगे, बाकी का पैसा तुम्हें दे देंगे। बस इतना भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ, इलीगल वो नहीं होना चाहिए कि तुम किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो और उससे तुम पैसा कमा के आ रहे हो तब गवर्नमेंट तुम्हें वो दे रही है। ये यूजुअली गवर्नमेंट तब मौका देती है जब तुमने टैक्स ना पे किया, वो भी तो ब्लैक मनी बन जाते हैं ना जब आप टैक्स नहीं पे करते किसी मनी पे। तो वो अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं, इनके बारे में आप डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ने का कोई रेलेवेंस नहीं बनता। जब आप टैक्स वैक्स चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इन सब वॉलंटरी स्कीम्स के बारे में पता चलेगा। So demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सख्त कदम था कि भैया टैक्स एवेजन आज के बाद हम टॉलरेट नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। Demonetization also led to tax administration channelizing savings into the formal financial system. Another feature of demonetization is to create a less cash or cash light economy that is channelizing more savings through the formal financial system। गवर्नमेंट कब से बोल रही थी कि डिजिटल उसमें आओ, गवर्नमेंट कब से बोल रही थी बैंक में पैसा डिपॉजिट करो, इतनी सारी स्कीम्स लेके आई थी गवर्नमेंट कि भैया बैंक में ही पैसा डिपॉजिट होना चाहिए, कैश में मत रखो, कैश में रखना छोड़ दो, ये आदत छोड़ दो, कैश में रखना गलत बात होती, मतलब गलत बात नहीं होती लेकिन इट्स नॉट हेल्दी नाउअडेज। सो इतने टाइम से जो बातें गवर्नमेंट बोल रही थी, फाइनली लोगों को समझ में आया कि हाँ गवर्नमेंट की बात में कोई तो लॉजिक था और अब हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ ना, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था डिमोनेटाइजेशन से, मेरे घर वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था डिमोनेटाइजेशन से, क्योंकि हम ना मैक्सिमम पैसा अपने कैश बैंक अकाउंट्स में ही रखते थे। हमने मतलब वो जो पैसा निकाल के रखने वाली, घर पे कैश रखने वाली जो आदत होती है वो रखी ही नहीं थी कभी। यूजुअली ये काम बिजनेस फैमिलीज करते हैं क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा रहता है, उनके पास हार्ड कैश ज़्यादा रहता है, क्योंकि बिजनेस में लगता रहता है ना, ट्रांजैक्शन इतने होते हैं।
लेकिन हमारा वैसा सीन नहीं है, तो हमारा सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता था। तो वी नेवर लाइक हमें कभी ऐसे नहीं पड़ा कि बैंक में जाके लाइन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कैश था ही नहीं, हमारे पास सारा अकाउंट में ही था। तो क्या दिक्कत है, वो तो हम आराम से इधर उधर कर सकते हैं, राइट। तो जिन लोगों का सेम सीन था उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन जिन लोगों का पूरा कैश में ट्रांजैक्शन होता था उन लोगों के लिए बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि बैंक में इतनी इतनी देर खड़े रहना, थोड़ा सा डिपॉजिट मतलब थोड़ा सा पैसा एक कन्वर्ट हो पाना और फिर उसकी वजह से दिक्कत होना बहुत बहुत हेक्टिक था वो लोगों के लिए। तो दैट वाज द थिंग। तो डिमोनेटाइजेशन ये है, देखिए पहले तो डिमोनेटाइजेशन की फ़ोटो ले लीजिए, फिर मैं फीचर्स की फ़ोटो वो कर पाती हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब आया है फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक, मुझे लग रहा था वो लास्ट टॉपिक है, लेकिन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि आपने आज तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री, राइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम सारे रिफॉर्म्स पढ़ चुके हैं तो हम पढ़ेंगे कि इन रिफॉर्म्स के आने की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा। सो इट सेज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या है मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। इट सेज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। चलिए अब इनका एक एक करके हम मतलब समझ लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन में ये बोलते हैं कि देखो पहले क्या था, पहले इंडिया के अंदर अंदर ही लोग प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे। यहाँ समझ लीजिए, पहले इंडिया के अंदर अंदर ही लोग प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे, राइट। क्योंकि हमने बाहर वालों को तो इतनी ज़्यादा परमिशन दी नहीं थी कि तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम सेट कर लो अपने इंडस्ट्री। बट अब क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते हुए बाहर वाले लोगों को बोला है कि आ जाइए, आप भी इंडिया में अपनी इंडस्ट्री बनाइए। ये जो ग्रीन से मैं बना रही हूँ ये बाहर वाली इंडस्ट्रीज है जिन्होंने इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेट करी है, बाहर के देशों की है। तो अब आप देखिए, पहले आपका कंपटीशन सिर्फ इन 3 रेड वालों से होता था, लेकिन अब क्योंकि बाहर वाले लोग भी आपके यहाँ आ गए तो अब आपका कंपटीशन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो अगर मेरा किसी चीज़ का बिजनेस था पहले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों के साथ ही compete करना पड़ता था, बट क्योंकि अब बाहर वाले इंडिया में आ गए हैं, बाहर वालों को परमिशन मिल गई है इंडिया में एक इंडस्ट्री सेट करने की, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मुझे अब उन बाहर वालों से भी compete करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ मान के बैठिए, कोई भी इंसान अपने देश को छोड़ के किसी और नेशन में इंडस्ट्री कब सेट करता है, जब उसके पास रोकड़ा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, एक्सेप्शंस, फ्यू एक्सेप्शंस आते हैं। तो मैक्सिमम केस में अगर पहले मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या सोचूंगी कि इंडिया में ही कुछ कर लूँ, ठीक है। अगर इंडिया में वो चीज़ चल गई फिर मैं उसको किसी और नेशन में ले जाने के बारे में सोचूंगी। लाइक टाटा, अंबानी, इन सब ने पहले इंडिया में बिजनेस किया ना, जब ये बहुत फ्लरिश कर गए तब उन्होंने बाहर जाने के बारे में सोचा। तो अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है तो सेम लॉजिक वहाँ पर भी अप्लाई होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर इंडिया से कोई इंसान अपना बिजनेस बाहर लेके जाता है तो वो इंसान होगा जिसका बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छे तरह से फ्लरिश कर रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब बाहर वाला भी इंडिया में कब आएगा, जब उसका बाहर बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, तो उसके पास उतने पैसे हो गए कि अब वो मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस खोल सकता है। तो वो इंडिया में आ गया अपना बिजनेस खोलने के लिए, तो उसके पास रोकड़ा ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाली होगी, और तुम क्या हो, तुम्हारे पास सेलेक्टेड रोकड़ा है, सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में कंपटीशन तुम्हारे लिए और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तुम्हारे लिए कंपटीशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रीज़न बीइंग दे आर प्रो इन व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट यू माइट बी अ प्रो, बट उनसे compete करना थोड़ा सा, तो अगर आपके पास कैपिटल की कमी है या फिर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। तो ना सिर्फ कंपटीशन आपका इंक्रीज हो गया बाहर की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आने से, बल्कि एट द सेम टाइम आपको प्रो इंडस्ट्रीज़ के साथ compete करना पड़ रहा है, जबकि पहले आप अपने लेवल के लोगों के साथ compete करते थे। मतलब ऐसा मानिए, अभी तक आप मतलब नॉर्मल IQ वाले लोगों के साथ compete कर रहे थे और एकदम से बीच में आ गया ऐसा इंसान जिसका IQ लेवल बहुत अप है, तो ऐसे में थोड़ा तो आपको इन्फीरियर फील होगा ना, बस वही चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। भैया देखो, पहले क्या होता था,
पहले इंडिया में, जैसे मैं बताती हूँ, मैं आपको एक छोटू सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को पहले शॉपिंग करनी होती थी ना, मैं जाती थी सबसे पहले भोपाल में न्यू मार्केट में, ठीक है। आई यूज्ड टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। यहाँ नहीं मिला तो 10 नंबर मार्केट, यही दोनों जगह होती थी जहाँ पे मुझे लगता था थोड़ा सा ढंग का कपड़ा मिल सकता है। वैसे बैरागढ़ में भी मिलता है, बैरागढ़ इन भोपाल के थोड़े बाहर पड़ता है, बट वहाँ पे एथनिक ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। सिटी में भी मिलता है लेकिन वो टेस्ट मेरे हिसाब से मैच नहीं करता, तो मुझे मेरे टेस्ट का या तो न्यू मार्केट में मिलता था या 10 नंबर मार्केट में मिलता था, ठीक है। कई बार ऐसा होता था। हाँ, उसके बाद हमारे यहाँ पे जब मॉल्स खुले तो वहाँ पे भी मिलने लग गया, चलो, पर ये लेट आए थे, मतलब बहुत बाद में आए थे। चलो, अब क्या हुआ कि कई बार जो मैं सामान लेती थी, अब क्योंकि हर भोपाल में रहने वाला इंसान यहीं तीनों जगह से शॉपिंग कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रेस किसी ना किसी से तो मैच करेगी। और अनफॉर्चुनेटली किसी दिन आपने वही ड्रेस पहन ली जो किसी और ने पहनी हुई, तो भैया ओहो क्या हाल होगा, लड़कियां समझ सकती है। मतलब वंस आई बॉट रिलायंस ट्रेंड से एक जैकेट, ठीक है, इट वाज लाइक फ्लावर्स बने हुए थे उस जैकेट में, पूरी लाइक फ्लावरी जैकेट थी। बड़े मज़े से मैंने ख़रीदा था और मैंने सोचा था मैं उसे एक नियॉन पिंक कलर की सैंडो के साथ कैरी करूँगी। अब मेरे को लगा चलो किसी के पास अगर ये जैकेट भी होगी बट सेम वे में तो कोई स्टाइल नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगी। अब रिलायंस ट्रेंड हम सबको पता है थोड़ा सा सस्ते कपड़े बेचता है, राइट। तो एक दिन मैं वही पहन के अपने मतलब ऑफिस के नीचे तक ही आई थी, एंड आई सॉ दिस अनदर गर्ल हु वाज वेयरिंग द सेम अटायर, सेम वे में नियॉन सैंडो के साथ, और वो मुझे देख के स्माइल कर रही हूँ। शायद मैंने ये स्टोरी आपको पहले भी बताई है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि हाउ कैन यू वेयर द सेम स्टफ एंड देन यू आर स्माइलिंग, हाउ डेयर यू, लाइक क्यों कर रही हो तुम, मतलब मुझे गंदा फील करा रही हो। क्योंकि मुझे कभी पसंद नहीं आएगा मेरी ड्रेस किसी और के साथ मैच करे, मैक्सिमम लड़कियों को नहीं पसंद आता, राइट। तो अब यहाँ पे हम खरीदते थे तो ये दिक्कत जाती थी, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें खरीदना ही पड़ता था, राइट। बट फिर हम सबकी ज़िंदगी में क्या आया, हम सबकी ज़िंदगी में आया मिंत्रा। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, जितनी प्रमोशन मैं मिंत्रा की करती हूँ कोई नहीं करता होगा। सो जब हमारी ज़िंदगी में मिंत्रा आया, हमारे पास ऑप्शन खुले, हमारे पास जयपुर से हम कपड़े मंगवा सकते हैं, हम आसाम से कपड़े मंगवा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से मंगवा सकते हैं, नीचे से कहीं से मंगवा सकते हैं, कर्नाटका वगैरह से, राइट। तो ऑप्शन कितने खुल गए। जब से मिंत्रा मेरी लाइफ में आया है, आई स्टॉप्ड गोइंग टू न्यू मार्केट, जबकि मेरा महीने में एक चक्कर तो न्यू मार्केट में पक्का लगता था। मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए न्यू मार्केट में गए हुए, और आज की डेट में अगर कोई मुझे बोले न्यू मार्केट से शॉपिंग करने, तो मुझे लगेगा नहीं, आई कांट डू दैट। इवन मैं मॉल से भी नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम स्टफ़ रहता है। अगर आपको ख़रीदना भी है किसी ब्रांड का, यू कैन बाय इट ऑनलाइन, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, न्यू वेराइटी मिल जाती है। सो मिंत्रा आने की वजह से क्या हुआ, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए लाया। तो अब कस्टमर क्या हो गया है, कस्टमर को इतने सारे ऑप्शन दिख गए, अब कस्टमर क्या पुरानी वाली सिचुएशन पे जाना पसंद करेगा। आप बताओ, आपकी लाइफ में एक बेटर सिचुएशन आ गई है। लाइक मैं बताती हूँ, 2007 या 8 में वी शिफ्टेड टू भोपाल। उससे पहले आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, ठीक है। तो विलेज में बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक लाइट नहीं होती। तो हमारे घर में ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं गई, इन्वर्टर जनरेटर रहता था, बट स्टिल लाइट नहीं होना से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड होते हैं, लाइक केबल कनेक्शन नहीं वर्क कर रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। फिर हम आए यहाँ पे भोपाल में। अब भोपाल अर्बन एरिया है, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं, एक क्लिक पे यू गेट फूड, यू गेट एवरीथिंग, राइट। अब मुझे कोई बोले कि वापस से गांव वाली लाइफ में जाके रह सकते हो, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि नहीं यार, आई कांट इवन इमेजिन दैट। मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी खाने का मन है, जैसे कई बार तो मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलती हूँ मेरा पानीपुरी खाने का मन होता है, तो मैं उसके बाद मतलब जैसे ही फिनिश करती हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं डायरेक्टली पानीपुरी वाले उसके पास ही जाती हूँ, ठीक है। अब गाँव में गए, गाँव में तो भैया तुम्हें किसी भी चीज़ की खाने की इच्छा हो ऐसे पूरी नहीं हो जाएगी कि तुम यहाँ तक गए और तो यूल गेट एवरीथिंग, नहीं हो पाएगा ना। तो एक बेटर सिचुएशन से क्या लेस बेटर सिचुएशन पे कोई भी आना पसंद करता है। पहले तुम्हारी फैमिली की इनकम इतनी थी, अब तुम्हारी फैमिली की इनकम इतनी है जिसके अकॉर्डिंग तुमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज कर दिया। कोई तुम्हें बोले कि दोबारा से इस लेवल पे आ जाओ या इस लेवल पे रहना वो करो, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि एक बार हम बेटर सिचुएशन देख लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम लेस बेटर पे आना पसंद नहीं करते। तो आपने ऑप्शंस देख लिए,
आपने इतने ऑप्शंस देख लिए कि तुम वापस से पुराने वाले उस पर आना पसंद करोगे कि डोमेस्टिकली 3 लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बस उसी से खरीद रहे थे? नहीं, अब तुम फॉरेन प्रोडक्ट्स चाहोगे, तुम बाहर की चीज़ें। आज की डेट में अगर हम देखें हमारे खाने पीने की आदतें, तो मैं बता रही हूँ 80% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खाने की आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है। अब वो इंडियन फूड के साथ गुजारा ही नहीं कर सकते, इंडियन प्रोड्यूस फूड के साथ गुजारा ही नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें आदतों के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे कस्टमर्स भी क्या होते जा रहे हैं, मोर डिमांडिंग होते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं इसमें मतलब जब भी एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, उसे एग्जाम्पल की मदद से ही एक्सप्लेन करना, सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। ठीक है, तो increasing competition with, they say, changes in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms Indian market has increased market competition in India. More demanding customer में बोलते हैं well informed customers are more demanding. Increased competition in the market gives customer wider choice of quality products at reasonable prices. Reasonable prices पे you are getting the quality products, तो इससे और तो अच्छा क्या ही हो सकता है। Then third है rapidly changing technological environment. देखो, अब पहले क्या होता था कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी नई आई है बस उसी को आप यूज़ कर सकते हो, बट अब आपके दरवाजे खुल चुके हैं, बाहर वाले इंडिया में आ सकते हैं, बाहर वाले अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया में ला सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बाहर से आने लगी, तो इंडिया वाले भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। जैसे पहले होता था कि भैया जो सेलेक्टेड स्मार्टफोन्स इंडिया में बनते हैं बस आप वही खरीद सकते हो, बट आज की डेट में यू कैन बाय एनी स्मार्टफोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग लाइक एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, राइट? क्यों? थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। तो आपकी टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और देखिए, आज इंडिया ने नई टेक्नोलॉजी लाई है, कल यूएस से उससे बेटर टेक्नोलॉजी ले आएगा, परसों जापान उससे बेटर टेक्नोलॉजी ले आएगा। तो कितनी फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना। वो भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो आप कि भैया क्योंकि अब सारे देश काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, और आप किसी भी देश की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि इंडिया वाले सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया वाले एक टेक्नोलॉजी लाएंगे, फिर नेक्स्ट लाने में उन्हें टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट लाने में उन्हें टाइम लगेगा। बट अब यहाँ पे आप ला रहे हो, अगला अमेरिका ले आएगा, तीसरा जापान ले आएगा, सिंपल सी बात। Then है necessity for change. After 1991, the market forces have become turbulent, as a result of which the enterprises have to continuously modify their operations. क्योंकि देखो अब लोगों की क्या है, expectations बढ़ चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लोगों ने चेंज होते हुए चीज़ों को देखा है, तो कहीं ना कहीं अब वो भी चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की डेट में चेंज लाना एक नेसेसिटी बन गई है। इट्स नो मोर अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी, मैंडेटरी है। अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे, कस्टमर आपसे हटता जाएगा। अब वही सेम स्टफ बेचते रहोगे, कस्टमर एक लेवल तक तो आपके पास आएगा, उसके बाद वो भी सोचेगा माफ़ करो भैया हम कुछ नया खरीदना चाहते हैं, और वो कहीं और चला जाएगा। तो नेसेसिटी आज की चेंज क्या हो चुका है, आज की डेट में नेसेसिटी बन चुकी है। Then है need for developing human resource. The changing market conditions of today requires people with higher competence and greater commitment. Hence there is a need for developing human resource. ये बोलते हैं कि पहले वो टाइम हुआ करता था कि एवरेज लोग भी चल जाते थे, एवरेज लोगों का काम भी चल जाता था। बट आज की डेट में इतने फास्ट पेस पे चीज़ें बदल रही हैं, इतने फास्ट पेस पे चीज़ें हो रही हैं कि एवरेज का ज़माना ही नहीं बचा। अब आप ट्रेनिंग दो प्रॉपर, ह्यूमन रिसोर्स को तुम एक्सेल करवाओ अपने फील्ड में, फिर उनसे काम लो, क्योंकि कॉम्पिटेंस की बात है पूरी की पूरी। जो सबसे सक्षम होगा वही सरवाइव कर पाएगा, ये तो आपने सुना ही होगा। बस वही सक्षम बनाने की यहाँ पे हमारी क्या है, कोशिश है। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स फॉलोड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस, टुडे फर्म्स प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। पहले जिसको जो प्रोड्यूस करना होता था, जिसका जो मन होता था वो प्रोड्यूस कर देता था, बट आज की डेट में लोग वो प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होता है। ठीक है, अपने मन से आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू विल हैव टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। देखिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, भर भर के बजटरी कंट्रोल मतलब वो देती थी, मतलब बजट जो बनाती थी उसमें एक मेजर चंक रखती थी पब्लिक सेक्टर के लिए कि इनको देना है, ये कंपनीज से कंपनीज में कन्वर्ट ना हो जाए, इनका काम चलता रहे, बेरोजगारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, 100 चीज़ें होती थी। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हमने डिसइन्वेस्टमेंट चूज़ कर लिया, हमने चूज़ कर लिया प्राइवेट सेक्टर भी बीच में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो एक्सेल करेगा, जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ऐसे सिनारियों में पब्लिक सेक्टर की जो ज़बरदस्ती का बर्डन हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ था कि बजट का मेजर चंक उनको देना है, वो हमने हटा दिया। आज की डेट में हम उनको उतना मेजर चंक नहीं देते हैं, बिल्कुल नॉमिनल देते हैं, और वो भी ज़रूरत पड़ने पे देते हैं। ठीक है, तो
तो ये भी एक काइंड ऑफ अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि वो पार्ट जो बजट का हम फालतू में उन लोगों को दे रहे थे जो ऑफिस में बैठ के कोई काम नहीं करते थे, उस पर्टिकुलर पार्ट को अब हम ज़्यादा अच्छे यूज़फुल चीज़ों में लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट्स इट। आप फट से इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको टर्म 2 की वीडियोस को सर्च करना है वेबसाइट पे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के बीच में रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमसे टर्म 2 की वीडियोस नहीं ढूंढी जा रही हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए, अब आप ना वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे हर एक चीज़ ना बहुत ही सीक्वेंस में बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकल तरीके से बनाई हुई है, तो यहाँ पे आपको ईजिली कुछ भी मिल जाएगा। magnetbrains.com टाइप करोगे, यहाँ पे आएगा CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE दिस एंड दैट। आपको यहाँ जाना है सबसे पहले। इसमें आएगा टर्म 2 एग्ज़ाम 2021-22। इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ आएगा 12th कॉमर्स स्ट्रीम टर्म 2 एग्ज़ाम्स ऑल टीचर्स। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी पूरी की पूरी, क्या बोलते हैं, तीनों की, बिज़नेस स्टडीज़ की या फिर अकाउंट्स की या फिर इकोनॉमिक्स की, वो तो आप उसमें जाइएगा। उसके बाद आपको फुल चैप्टर रिविजन मिल जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर आपको देखना है और उसके बाद आप अपना काम चला लीजिएगा। ऐसे वीडियो खुलेगी, मैं आपको पढ़ा रही होंगी और आप पढ़ लेंगे एंड दैट्स इट। चलिए, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसे फॉलो करके लिंक वो ले सकते हैं नोट्स। एंड दैट्स इट आई गेस। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।